सभी साथियों को नमस्कार। साइंस जर्नी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियलिस्ट आज़ाद पर। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद रियलिस्ट आज़ाद। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग बात करेंगे जहाँ पर साइंस जर्नी सर आपको दिखाएँगे महाभारत पर टुन्नी लोग जो कहते हैं कि पुरातात्विक सबूत उसके मिल गए हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं, महाभारत हुआ था, महाभारत में ये प्रमाण है, महाभारत के वो प्रमाण हैं। तो आज हमारे साथ साइंस जर्नी सर हैं और साइंस जर्नी सर महाभारत को एक-एक सबूत के साथ ये दिखाएँगे आपको कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, वो कितने ऑथेंटिक हैं और कितने नहीं। उनमें क्या गड़बड़ घोटाला ये लोग करते हैं और कैसे करते हैं। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और द रियलिस्ट आज़ाद को आभार व्यक्त करता हूँ मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और अरे जो भी सर, यहाँ ये पे तो बहुत साथी बड़ी देख रहे हैं और द रियलिस्ट आज़ाद काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ आना और उनके साथ चर्चा करना तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसलिए आपका शुक्रिया और सभी दर्शकों को शुक्रिया जो यहाँ पे आए हुए हैं और जो लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। जो आज जी, का थैंक यू। टॉपिक है जो जी और जो प्रश्न है कि महाभारत के जो एविडेंस लगातार दिखाए जा रहे हैं, वो एविडेंस कितने ऑथेंटिक हैं? इसका हमें कैसे पता चलेगा? सवाल ये होना चाहिए। कैसे हम आखिर चेक करें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं? जब एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति, एक वेल क्वालिफ़ाइड व्यक्ति जिसे हम समझते हैं कि ये बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, अच्छे रैंक लाया होगा, अच्छे पोज़ीशन पे है, गवर्नमेंट में होगा इवेन, तो वो व्यक्ति रिटायर्ड होने के बाद अगर इस तरह की बातें करता है या इवन पद पर रहते हुए भी इस तरह की बातें करता है कि भई महाभारत का सबूत मिल गया और जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो जब वहाँ से रिटायर्ड वगैरह हो जाते हैं और आके तरह-तरह के चैनल पर बैठ के जब ये प्रचार करने लगते हैं कि महाभारत का एविडेंस मिल गया, खुदाई पर ये एविडेंस मिला, वो एविडेंस मिला, तो उससे कहीं न कहीं एक शक लोगों के मन में पैदा हो जाता है कि भई इतने पढ़े-लिखे लोग बोल रहे हैं, तो क्या पता सही ही हो। और वैसे भी जनमानस के अंदर तो आस्था कूट-कूट के हिलोरे मारती है। हमें सबको चेक करना होगा, जो लोग ये बात कहते हैं कि महाभारत के एविडेंस देने का प्रयास करते हैं या विभिन्न तरह के चैनल हैं, न्यूज़ मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जो भी बातें कहती हैं, वो कितने सबूत दिखाती हैं। सबूत भी दिखाती है या हँसुए के शादी में खुरपे का विवाह करती है और लास्ट में कह देती है, देखो यही है महाभारत का सबूत। आम दर्शक समझ नहीं पाते, बस उस चैनल बड़ा है या वो लोग जिनको ये लोग बड़े समझते हैं, वो कह दिए, उसी को आधार बना के ये चीज़ें प्रोपेगेट होती है। लेकिन आप जानते हैं कि हमें किसी पे भी बिलीव किसी की भी बातों पर ब्लाइंडली बिलीव करने के बजाय आपको भी चेक करना होगा। आप भी एजुकेटेड अगर हैं, तो खुद से भी फैक्ट चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आती है। जब आप जाते हैं फैक्ट चेकिंग करने के लिए, तो जब गूगल पे आप कुछ खोजते हैं, तो आपको तो लगता है कि चलो मैंने गूगल पे सर्च किया तो शुरू के फर्स्ट पेज पे जो-जो चीज़ दिखा उसमें से 1-2 को आप क्लिक करते हैं, देखते हैं, 2-4 क्लिक करते हैं, देखते हैं और लगभग एक सी बातें आती है, कहते हैं कि हाँ यार, ये भी तो वही बातें बोल रहा है। आपका बिलीव और पक्का हो जाता है। जो आस्था है वो और गहरी हो जाती है। लेकिन ये आप वहाँ पे नहीं सोच पाते कि जब आप सर्च करते हैं गूगल वगैरह पे, तो वहाँ पे जो फर्स्ट पेज पे जो बातें आती हैं, फर्स्ट पेज पे जो-जो वेबसाइट्स आती हैं, वो कौन-सी वेबसाइट्स हैं? उन वेबसाइट्स के मालिकाना हक किनको है? उनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है? क्या वो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का प्रयोग करके शुरू में लाई तो नहीं गई हैं? कहीं वो एडवर्ड्स के द्वारा पैसे देकर वो साइट्स को फर्स्ट पेज पे तो नहीं किया गया है। इन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता है और फिर वो प्रोपेगेंडा जो एक पूंजीपति वर्ग या धनाढ्य वर्ग जो खेलना चाहता है, उसमें आप फँस जाते हैं और आपको पता है पूंजीवाद और जो धर्मवाद है, इनका गठजोड़ का हिस्सा रहा है। सामंती व्यवस्था और जो ये आपकी जो धार्मिक व्यवस्था है, इन दोनों का शुरू से गठजोड़ रहा है। तभी तो शूद्रों को हक नहीं दिया गया पैसा रखने का हक। पैसे का भी हक इनका, ज़मीन का भी हक हक इनका, पॉलिटिकल हक भी इनका और पढ़ने-लिखने का भी हक इनका, सब चीज़ इनका ही। तो ये रहा, तो चलिए अब हम ना समय गँवाते हुए
सीधे मुद्दे पर आते हैं, मैं आपको महाभारत से ही एविडेंस दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इनके पास अपना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है नहीं। ये लोग किसी भी जी, ज़मीन, कहीं भी कोई खुदाई होती है, किसी भी राजा का हो, आप पिछले 5000 साल का अगर इतिहास देखें, तो सबसे पुराना हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको मुअन-जुदाड़ो, उसको भी मुअन-जुदाड़ो की बजाय मोहन-जोदड़ो बोलने लगते हैं ये लोग। तो मुअन-जुदाड़ो उसका नाम होना चाहिए, मोहन नहीं है। ये भी एक षड्यंत्र है। जो इतिहासकार मोहन लिख रहे हैं ना, वो षड्यंत्र कर रहे हैं। उसी तरह से उसमें एक पशुपति सील दिखाते हैं, वो भी एक षड्यंत्र है। वो पशुपति उसका नाम नहीं है, वो कहीं नहीं लिखा पाया गया है। ये लोग खुद से उसको पशुपति कहने लगते हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र आपको समझना होगा, नामों का षड्यंत्र समझना होगा कि जो चीज़ पाई ही नहीं गई है, वो भी नाम वहाँ रख देते हैं, अपने को वहाँ पहुँचा देते हैं। तो मुअन-जुदाड़ो और हड़प्पा का जो सिविलाइज़ेशन है, वो चीज़ पाया गया है। लिपि अभी तक कन्फ़र्म नहीं हुई है, भाषा भी कन्फ़र्म नहीं हुई है। इस कारण से हम उस समय की सिविलाइज़ेशन नहीं जान पाए हैं। तो उसके पहले का सिविलाइज़ेशन कहाँ से पता होगा? ऑफ़ कोर्स कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जितने भी लोग ये दावा कर रहे हैं ना कि उन्हें मिल गया, खुदाई में ये मिला, वो या तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति के ही जो खुदाई होती है, उत्खनन होते हैं, उसके जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, उसी को उठाकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसे महाभारत से जोड़ देंगे, कभी रामायण से जोड़ देंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि जब इनसे सबूत आप माँगिए कि भई वो तो इंडस वैली का है, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है कहीं से भी। ना उस पे आपके महाभारत के किसी किरदार का लिखा हुआ कुछ पाया जा रहा है कि कन्फर्म हो कि उन्हीं का है, किसी दूसरे राजा का भी तो हो सकता है। तो वहाँ पे फिर ये क्या करते हैं कि अपनी किताबें खोलकर उससे श्लोकों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन श्लोक में ये लिखा हुआ है, उस श्लोक में ये लिखा हुआ है और इससे पता चलता है कि ये इतिहास है और तरह-तरह की बातें हैं। लेकिन मैं आज आपको पूरे एक-एक तथ्य को खोलकर दिखाऊँगा, चूँकि हम लोग अगले 1 घंटे या सवा घंटे बने रहने वाले हैं, तो उसमें जितने भी एविडेंस हो सकेंगे, उतनी सारी चीज़ों को मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा और लास्ट में 15 मिनट हम लोग, अगर कोई चर्चा करना चाहता है, प्रश्न पूछना चाहता है, तो वो पूछ सकता है। तो चलिए जी, रियलिस्ट आज़ाद मैंने एक आपको शेयर किया हुआ है, उसको आप शेयर कर दीजिए। जी, ये जी, जी, डिस्क्लेमर है, इस जो आज हमारा प्रेज़ेंटेशन है, इसका उद्देश्य है साइंटिफ़िक टेम्परामेंट को एनकरेज करना और जो तथ्य या अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस जो थोप दी जाती है बिना फैक्ट चेकिंग के, उसको सामने लेकर आना कि उसकी सच्चाई क्या है। जी, तो सबसे पहले तो हम इस पर ये चेक करेंगे कि महाभारत का जो ये एविडेंस देते हैं, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो इनके पास है नहीं, तो उनके जो इनने कहानियाँ लिख रखी है, जो गद्य-पद्य लिख रखा है इन्होंने या अपने जो श्लोक लिख रखे हैं महाभारत में, उसके आधार पर ये अपनी बातें कहते हैं, कहाँ से ये चीज़ें आती हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ, एक गाथा नाराशंसी है। गाथा नाराशंसी का मतलब होता है जब आज ईसा पूर्व में जितने भी जो बुद्ध थे और उनके जो अरहत हुआ करते थे, जब इन्होंने जातक कथाएँ लिखनी शुरू की, तो उसको कथा कहते थे कि ये कथाएँ हैं। तरह-तरह की चीज़ों से बताया जाता था, लोगों को शिक्षित एजुकेट किया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें धीरे-धीरे प्रचलित होती गईं और उनको और ज़्यादा, चूँकि बुध पर लोगों को बहुत ज़्यादा बिलीव था, तो कई लोग उसको बुध के ही जन्म से जोड़ लेते थे, कि अच्छा इसमें बुध खुद ही शिक्षा दे रहे हैं, खुद ही एजुकेट कर रहे हैं, ऐसा लोग समझने लगे। और ये चीज़ें आगे बढ़ी, इसमें जब ये गाथाएँ बढ़ती चली गईं, इतनी बढ़ी कि इसको बृहत कथा कहा जाने लगा। देखिए यहाँ पे का क्या कहा जा रहा है? कथा, बृहत कथा कहा जाने लगा। अब ये जो बृहत कथा थी, इस बृहत कथा को फर्दर एक्सटेंड किया गया। तो ये एक्सटेंशन जो है, यही एक्सटेंशन आगे चल के आज का जो रामायण महाभारत जो दिख रहा है ना, इस टर्म में आया है। इनमें से छोटी-छोटी कथा कहानियाँ हैं, जातक कथाओं की, जैसे घत जातक कथा हो गई, साम जातक कथा हो गई और दशरथ जातक कथा हो गई। इस तरह की ढेरों सारी कहानियाँ हैं, छोटी-छोटी कहानियाँ। इसको ये लोग नायक समझने लगे, वीर समझने लगे कि ये वीर नायक है। वो धीरे-धीरे छोटी-छोटी और भी राजाओं की कहानियाँ जुड़ती चली गई।
इसका कोई भी ये नहीं कहा गया कि ये इतिहास वगैरह है, हिस्ट्री है, ऐसा नहीं था। कथा, इससे लोगों को इंस्पायर्ड करने के लिए लोग जो हैं इससे इंस्पिरेशन लें, इसलिए ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। अब आगे क्या हुआ कि इसके बाद से मैं आपको दिखा देता हूँ। महाभारत में क्या लिखा हुआ है, उसके हर अध्याय में जब आप महाभारत को पढ़ेंगे, आज महाभारत अवेलेबल है। इसके हर अध्याय की समाप्ति पर जो पुस्तिका दी गई है उसमें लिखा है, इसका मैं हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ। इस प्रकार व्यास निर्मित महाभारत नामक सत साहस्री संहिता में, मतलब ये बार बार बताने का प्रयास किया गया है हर चैप्टर की समाप्ति पर कि ये व्यास के द्वारा निर्मित महाभारत है और इसको संहिता कहा गया है, सत साहस्री संहिता कहा गया है। संहिता का अर्थ होता है संग्रह, मतलब ये कलेक्शन है कि स्वयं महाभारत अपने को पूर्व प्रचलित कथाओं का संग्रह मानता है। तो भारत में जैसे कि मैंने आपको बताया जातक कथाएं होती थी, जो बुद्ध मार्गी थे उन्होंने कथाओं का कलेक्शन किया लोगों को एजुकेट करने के लिए, और जब बुद्ध मार्गी खत्म हुए या उनकी चीज़ें बाद में जब जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है और उनसे भी पहले जैन मार्गियों ने इन चीज़ों को लाना शुरू किया था। महाभारत की ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो जैन मार्ग से ली गई हैं, उसके पहले बौद्ध मार्ग की कुछ जातक कथाओं से उठाई गई है। तो ये चीज़ों को लाना शुरू किया था, तो ये छोटी-छोटी कथाओं का संग्रह कर रहे थे। इतिहास की बात नहीं हो रही है, कथाओं की संग्रह की बात हो रही है। चंपक, नंदन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, इस तरह की जो आज भी कॉमिक्स है, अगर इसका कोई कलेक्शन एक साथ लाकर एवेंजर बना दे, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि एवेंजर भी ऐतिहासिक हो गया, तो एवेंजर ऐतिहासिक हो गया तो स्पाइडरमैन भी ऐतिहासिक है, तो फिर बैटमैन भी ऐतिहासिक है, तो फिर ये ऐतिहासिक है, वो ऐतिहासिक है, ऐसा नहीं होता। तो अब यहाँ पे जो ऊपर मैंने बताया कि व्यास के बारे में बताया कि व्यास ने इसकी रचना की बात कही गई है हर महाभारत में, इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है। वो आगे मैं अभी इसको क्लियर कर दूँगा। यहाँ पे ये सवाल आता है कि फिर इन संग्रह का संपादक कौन है? मतलब ये तो संग्रह हो रहा है, बताया जा रहा है कि व्यास निर्मित महाभारत, लेकिन सवाल है कि क्या ये कलेक्शन जो है इवन 11th सेंचुरी तक भी नहीं हुआ? क्योंकि 11th सेंचुरी में महाभारत नहीं, भारत नामक ग्रंथ पाया जाता था, जो अल-बेरूनी ने बार-बार अपनी नोट्स में मेंशन किया है। और ये जो अल-बेरूनी हैं, इन्होंने भारत के तमाम ग्रंथों को मेंशन किया हुआ है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो उसमें महाभारत का नाम नहीं, भारत का नाम बार-बार में आ रहा है। अच्छा, महाभारत उसके भी बाद में आया है, ये मैं आपको बता दूँगा, यानी कि 11th सेंचुरी तक महाभारत का कलेक्शन नहीं हुआ था। तो उस समय व्यास क्या ज़िंदा थे? अगर अल-बेरूनी के बाद अगर कलेक्शन तैयार हुआ है, तो इसका मतलब कि व्यास तो अल-बेरूनी 11th सेंचुरी के बाद के होने चाहिए। अगर उससे पहले के हैं व्यास, तो इसका मतलब कि ये किसी और ने संपादन किया है, इसकी भी आगे चर्चा आएगी। अब देखिए इसका जी। महाभारत का जब आप आदि पर्व पढ़ेंगे, तो आदि पर्व में सारी बातें लिखी हुई हैं। उससे आपको ना पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्या बातें लिखी हुई हैं। ये अध्याय 62 है आदि पर्व का, उसका 22 श्लोक जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें साफ-साफ लिखा है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सबसे पहले इसका संपादन किया। तब इसमें सिर्फ 88,000 श्लोक थे। अच्छा, इससे पहले डॉक्टर सोमवीर शर्मा जी ने सुपर चैट किया था, उनको बहुत-बहुत आभार। और जी, जी सोमवीर जी, सर। हाँ, सोमबीर सर कहते हैं तार्किक बुद्धिजीवी महानुभावों का हम सभी का उद्देश्य ये है कि जो समाज के लिए निरंतर महान कार्य कर रहे हैं उनकी आर्थिक सहायता भी करें, जिससे वे बिना रुके भारत के वास्तविक इतिहास को प्रूफ सहित आपके सामने ला सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर सोमबीर सिंह जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, ओके। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो भी साथी काम कर रहे हैं, उन साथियों को सहयोग होना ही चाहिए ताकि वो और भी दुगुने, तिगुने, 4 गुने ज़्यादा जोश से अपने काम कर सकें। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि आदि पर्व के 62 अध्याय के 22 श्लोक में लिखा है कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने सबसे पहले इसका संपादन किया, तब इसमें सिर्फ 8800 यानी 8800 श्लोक थे। ये लिखा हुआ है आदि पर्व के फर्स्ट चैप्टर के 117 श्लोक में, और उनने अपने संग्रह का नाम जय रखा हुआ था। ये ध्यान दीजिए, ये कलेक्शन है, उन्होंने एक कलेक्शन किया कुछ कथाओं का और उसका नाम उन्होंने जय रखा। इसका महाभारत नाम नहीं था। ये खुद कह रहा है महाभारत का जो आदि पर्व है, आदि का मतलब होता है जो प्राचीन हो,
जो सबसे प्राचीन जो शुरुआती कहा जा रहा है उसमें ये बात खुद लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद क्या लिखता है कि वैशंपायन नाम का दूसरा संपादक हुआ जिसका महाभारत से ही पता चलता है। उसने व्यास के बाद के आख्यानों को भी इसमें जोड़ दिया, जिससे इस संग्रह काफी बढ़ गया। अब एक दूसरा जो आया उसका नाम था वेंसपायन। ये लोग कहते हैं ना कि व्यास जो है कोई व्यक्ति नहीं थे, ये एक पोस्ट हुआ करती थी जिस पर लोग बैठते थे और तरह तरह की चीजों को रचते थे। ये बात यहाँ से आई। दरअसल व्यास नामक व्यक्ति अलग था, वेंसपायन नामक व्यक्ति अलग था। उसने उस संग्रह कलेक्शन को और बढ़ाया। अब ये जब बढ़ाया ना तो इसका नाम हो गया भारत। अच्छा हाँ। सर, यहाँ पे एक सवाल और है। जो लोग कहते हैं, वैसे सर ये तो षड्यंत्रकारी हैं, वो सभी को समझ में आता है और षड्यंत्र करते रहेंगे। लेकिन अगर जो टुन्नी भाई भी हैं और जो अपनी मूर्खता गालियां देकर दिखाते रहते हैं हमारे चैनलों पर, तो वो इस आदि पर्व के इसको ही पढ़ के देख लें तो यहाँ पे क्लियरली ये कहा गया है कि ये एक संग्रह था और इसका नाम जय भारत था। तो यहाँ तो ये खुद ही मतलब एक्सपोज अपने आप को कर ले रहा है कि इसका इतिहास से कोई लेना जय, देना है ही नहीं। बिल्कुल, ये हाँ, अपना नाम जय बता रहा है कि ये जय जय है बता और रहा। ये संग्रह है। संहिता है यानी जय संहिता है। इसके बाद से वेंसपायन जो दूसरा संपादक होता है फिर ये कलेक्ट करता है कुछ कुछ जो कहानियां होती है। एक्चुअली ये जैनियों का काम था, जो जैन मार्गी थे ना उनका ये काम था। ये लोग जैसे बौद्ध मार्गी की जातक कथाएं थी, उसी तरह से ये लोग भी अपनी बातें इकट्ठा कर रहे थे। ब्राह्मणों के जी। हाथ में ये चीजें आई हैं तकरीबन 9वीं 10वीं सदी के बाद आई हैं, और वहां से उन्होंने महाभारत की रचना की है जिसको संस्कृत में पूरी तरह से गढ़मढ़ कर दिया है, इधर का उधर कर दिया है। तो ये जो हम्म। जो तैयार हो रहा था ना, कलेक्शन की पद्धति, ये बौद्धों और जैनों में श्रमण परंपरा का हिस्सा थी। बौद्ध जो है वो भी जातक कथाएं क्या है, 500 से ज्यादा का कलेक्शन है। उसी तरह से ये भी कलेक्शन कर रहे थे जैनी। तो बाद में हम्म। क्या हुआ कि जैनियों से ज्यादातर लोग साउथ में ये लोग थे और कन्वर्ट हो गए ब्राह्मणिकल सिस्टम में। तो आज भी इनके पांडव पुराण है, आप जैन में जाएंगे जैन रामायण है, पांडव पुराण है, इनके आदि पुराण है, और भी तरह तरह के पुराण है, वो सब में इनकी कहानियां मिलेंगी। ये पांडवों की महाभारत की मिलेगी, जो वासुदेव है उसका मिलेगा। लोगों को अच्छा लगेगा सर, ये तो पूरा महाभारत चल रहा है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है। जैसा ये लोग हम्म। मतलब किसी को भी इतिहास बना देते हैं, इस हिसाब से मुझे लगता है अगर फूले, अंबेडकर, पेरियार साहब, ये लोग महान महामानव हुए हैं, अगर कहीं ये धार्मिक रहे होते तो मुझे लगता है गारंटीड ये लोग इनको विष्णु राम पता नहीं किन किन का अवतार घोषित कर लेते और उनकी अवतार मूर्तियां पूरे घोषित कर भारत में, देते हैं। हाँ, मूर्तियां पूरे भारत में मंदिर बन जाते। लेकिन आज अगर वो इनके पाखंडों को उखाड़ के फेंक दिए तो ये उनकी मूर्तियां उखाड़ रहे हैं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। तो अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो वेंसपायन है ये 8800 को बढ़ाकर 24,000 श्लोक कर देते हैं। श्लोक बढ़ रहा है, आकार वृद्धि हो रही है। और अब इसका नाम जय को हटाकर, क्योंकि अब कलेक्शन बढ़ गया है, तो अब जय नहीं रहा बल्कि इसका नाम भारत संहिता कर दिया गया। नाम भी बदल गया, कलेक्शन बढ़ गया तो नाम भी बदल गया। अच्छा, भारत संहिता किया गया जब, तब तक भारत देश का नाम भारत नहीं था, याद रखिएगा। हम्म। भारत का नाम जो है सम्राट अशोक हो तब तक इसका जम्बू द्वीप हुआ करता था, और इसके बाद से 7th सेंचुरी तक भी भारत नाम नहीं था। तो ये जब भारत किया गया ना, इसका मतलब भारत संहिता, ये भारत का संहिता है। यानी कि जब इस देश का नाम भारत होने की थोड़ी सी चांसेस बढ़ गए थे, तब इस कलेक्शन का नाम भी कहा गया कि अब ये भारत की संहिता है। यानी ये हम्म। बात भी इससे गारंटीड हो जाती है कि 7th 8th सेंचुरी तक ये चीजें रची नहीं गई थी। ये तब रची गई जब जम्बू द्वीप से जो हिंदाव था, या जो ग्रीक्स थे वो आए थे, इसको हमेशा इंडिका बोले हैं। और जम्बूद्वीप लिखा हुआ लिखित रूप से हमें कई जगह पे मिल चुका है। तो ये साफ साफ पता चलता है कि जो लोग इसको पीछे ले जाते हैं ना इनसे, वो झूठ बोलते हैं, बहुत ज्यादा झूठ हम्म। बोलते हैं। अच्छा, ये बात अलबरूनी लिखता है 11th सेंचुरी में, तो फिर वो भारत का नाम लेता है। इसका मतलब कि 11th सेंचुरी तक लगभग ये आ गया था 24,000 श्लोक वाली बात। अभी महाभारत नहीं आया था। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आख्यान निरंतर बनते गए।
उनको एकत्र करने के उद्देश्य से भारत संहिता में और परिवर्तन किया गया। और इस बार जो तीसरा संपादक था उसका नाम था उग्रश्रवा सौती। इसने 96,244 श्लोक बना दिए। देखिए ये एक्सटेंशन देखिए, 24,000 से सीधे सीधे लगभग 1 लाख पहुंच रहा है श्लोक। अब तो 1 लाख से ज्यादा हो गया है, ये तो 96,244 बता रहा है। ये उग्रश्रवा सौती ने किया, ये तीसरा ऐसा लेखक था महाभारत का जिसने इतना कर दिया। तो इसके बाद से अब ये ज्यादा हैवी हो गया ये संग्रह कलेक्शन, तो इसका नाम कर दिया गया महाभारत। अब क्या होता है कि जब ये चीजें रची जा रही थी ना, तो अब जय की भी बात होगी या भारत की भी बात होगी तो वहां भी ये लोग महाभारत शब्द कर देते हैं। जो भी इतिहासकार लिखता है तो उसे जय की भी बात लिखनी होगी। जो व्यास का लिखा हुआ 8800 श्लोक बताया जा रहा है उसको भी वो महाभारत कह देगा। इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। उदाहरण के लिए 7th सेंचुरी का पुलकेशिन द्वितीय है, एक जैन शासक है साउथ का। वो इसकी चर्चा करता है कि आज से 5000 ईयर्स पहले कुछ इस तरह की चीजें हुई होंगी। तो वो व्यास का भी उसमें नाम आता है। तो इस ये जैन शासक है, ये जैन शासक है, वो इसका नाम ले रहा है। वहां पे कोई दूसरा कोई नाम नहीं ले रहा है, ब्राह्मणिकल सिस्टम या कोई तथाकथित हिंदू सम्राट, ऐसा कोई नहीं है। जैन शासक नाम ले रहा है। उनके पांडव पुराण भी है, उनकी इससे रिलेटेड ढेर सारी चीजें हैं, वो ले रहा है। तो वहां से पता चलता है कि उस समय तक 7th सेंचुरी तक मे बी 8800 श्लोक की रचना हुई थी, लेकिन वो एक्चुअल किताब कहाँ गई वो किसी को नहीं पता है। आप मेरी बात को समझें, जो शुरू की जो रचना थी उसको तो बाद में जब 2400 किया वेंसपायन ने, तो पहले वाला जो 8800 श्लोक है वो एज इट इज है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मे भी हो सकता है कि उस पर उसने अपनी कलम चला ली हो, उसको जो है अपने रूप से जो चाहता हो लिखना उसके अनुसार उनको भी कन्वर्ट कर लिया हो, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणीकरण करना। और फिर जब ये जो थर्ड बंदा है उग्रश्रवा सौती, जब इसको 96,244 श्लोक बनाता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसने क्या किया होगा कि अपनी इन कहानियों का अस्तित्व पहले वालों से जोड़ने के लिए पहले वालों का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया हो। इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इतिहास इसी को ये लोग क्या कहते हैं, मिलावटी है, मिलावटी है। सवाल ये है कि आपके पास जो अवेलेबल है अगर वो मिलावटी है तो ओरिजिनल वाला आप कैसे पता लगाओगे? सवाल ये है, जी आप कैसे जी पता जी लगाओ कि बिल्कुल। ओरिजिनल वाला क्या था? वो तो खत्म हो चुका है, उसका तो जो हम्म करना था वो कर चुका है। लेकिन जब आप जातक कथाओं से मैच करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, जातक कथाएं ही की कहानियां चुरा कर इन लोगों ने अपने हम्म, ढंग से यहाँ पे लिखी है। ये जी एक प्रमाण पता चलता है कि ओरिजिनल इनकी कहानियां किस तरह से रही होंगी और किस तरह से ब्राह्मणिकल करके इन्होंने अपना रामायण और अपना महाभारत बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका मतलब सर इनका अपना कुछ भी नहीं है, सारा चोरी का कुछ माल भी है। नहीं है, सब सब चीज वही है, आज भी यही कर रहे हैं। अभी कोरोना हम्म आई तो कोरोना मैया बना लिया, कोरोना इनका अपना था हाँ। नहीं, मैया तुरंत बना हम्म लिया। जो जी जी। सिचुएशन जहां जैसी पड़ती है। अच्छा, 1965 और 70 के दशक में इन्होंने संतोषी माँ एक नाम लेकर आए गए थे, ये संतोषी माता, संतोषी माता। ये भी इनका अपना हम्म कुछ नहीं था, प्रचार टीवी आ रहा था धीरे धीरे, उसके माध्यम से एक फिल्म भी बनवा दी गई और लगे संतोषी माँ का व्रत। तो जहां जैसी सिचुएशन पड़ती है वहां ये देवता गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं। अगल बगल जो चीज थोड़ी सी फेमस हो रही होती है उसी को देवी देवता बना के उसको अपना बना लेते हैं, यही करते हैं। इनका अपना कुछ भी नहीं है। जी, अब तो इनके 33 करोड़ पार कर गए होंगे देवी देवता तो। हाँ। और करते ही तो जाएंगे। ये करते जाएंगे। अच्छा, तो ये आदि पर्व के चैप्टर 1 के 274 में लिखा है कि अब इसका नाम जो है महाभारत कर दिया गया, जब ये कर दिया तीसरा गया। जो लेखक था उग्रश्रवा सौती, इसने जब 96,244 श्लोक लिख लिए। ये यहाँ से हम्म। कंफर्म होता है कि अब इसका हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ है कि इस पर लोगों का जो ये तर्क है ना कि नहीं भाई ये तो इतिहास ग्रंथ है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कई सारी जो दार्शनिक हुए हैं भारत में 7th 8th सेंचुरी के इर्द गिर्द में, हम्म तो उन लोगों के नाम पर स्मृति ग्रंथ लिखा गया है। उन लोगों के नाम पर मतलब उनके नाम पर कुछ ग्रंथ लिखा गया है फिलहाल में, उनका लिखा हम्म हुआ नहीं मिला है। जैसे कुमारिल भट्ट हो गए,
इनको 700 हम्म। ईस्वी का या 800 ईस्वी के करीब का, ये 700 ईस्वी भी यहाँ पे नहीं है एग्जैक्टली, अगर हम मैच करें तो ये कुमारिल भट्ट समकालीन है शंकराचार्य के। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 788 ईस्वी में। तो ये कहा जाता हम्म। है कि शंकराचार्य इनसे मिला था जब ये सुसाइड करने बैठे थे। ये बुद्धिस्ट थे, बौद्धों के गुरु बनाए हम्म। हुए थे, उन्हीं के हम्म। चेले थे बुद्धिस्टों के। तो हम्म। लेकिन इसको ये लोग कहते हैं कि भाई वो उनसे अलग हो रहे थे, जैसे शंकराचार्य अलग हो रहा था वैसे ये भी अलग हो रहे थे। तो इनकी जो बातें हैं ना, ये तकरीबन 800 कुछ ईस्वी के होंगे ये, अगर समकालीन है तो। तो जी। इनका लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्राह्मणिकल लोगों ने इनके नाम पर एक किताब लिख रखी है और बताया है कि ये कुमारिल भट्ट की किताब है। उसमें हम्म। भी इन्होंने क्या लिखा है वो जानना जरूरी है। देखिए इसमें क्या लिखता है कि बाद में प्राचीन भारतीय विद्वानों और लेखकों ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं स्वीकारा। प्रसिद्ध दार्शनिक कुमारिल भट्ट 700 ईस्वी ने इसे स्मृति ग्रंथ माना है। समझे आप? स्मृति ग्रंथ का मतलब जी। होता है कि जिसका हमारे पास एविडेंस नहीं हो, कोई व्यक्ति बैठ रहा हो लिखने के लिए और स्मृति कर रहा हो ना, मैं याद कर रहा हूं, मुझे याद आ हम्म। रहा है, किसी ने ऐसा कहा था वैसा कहा था। स्मृति मतलब अपनी याद में, जैसे आप जो है बैठ गए लिखने के लिए, आप याद कर रहे हैं कि अच्छा बाबा साहब ने ऐसा कहा था, अच्छा ये फूले ने ऐसा कहा था, अच्छा बुद्ध ने ऐसा कहा था। इसको स्मृति ग्रंथ हम्म। कहते हैं। और एक होता है स्मृति के अलावे दूसरा जो होता है, जिसको कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी धोते हुए लेकर आए हैं, गाते श्रुति। हुए लेकर आए हैं। हाँ, श्रुति मतलब कि हम्म। उसको जो है सुन सुन कर याद सुन करते सुन। हुए आए हैं। श्रुति मतलब कि हम्म। एक ने कहा दूसरे ने सुना, फिर उसने कहा दूसरे ने सुना। हम्म। हर्षवर्धन उनके ये दरबारी कवि थे। तो ये इनका जो कालखंड था, ये 600 से 640 ईस्वी के करीब का कहते हैं, वो इसको काव्य ग्रंथ कह रहे हैं। और ये सुबंधु हम्म। भी थे उसी समय, ये लोग बुद्धिस्ट राजाओं के यहाँ थे। ये लोग उसे कहते हैं कि ये काव्य ग्रंथ है। तो देखिए महाभारत की अभी बात नहीं हो रही है। उस समय जो जैनों ने अपने इस तरह की बातें लिखनी शुरू की थी भारत नामक ग्रंथ की, उसकी बात चल रही है कि वो अभी हम्म। स्मृति है, वो कोई कोई कह रहा है कि ये काव्य ग्रंथ है, इस तरह की बात चल रही है। ये नहीं हो रहा है कि ये इतिहास है। ऐसे में महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहना तो बिल्कुल गलत है। कुल मिला के उस समय तक महाभारत तो रचा ही नहीं गया था। जो चीज आ रहा था, जो थोड़ा बड़ा कलेक्शन चल रहा था, उसको भी उस समय इतिहास नहीं माना गया। जब महाभारत बना दिया गया तो वो कैसे हो जाएगा इतिहास ग्रंथ? ये आगे सवाल है, उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। जी। जी। अच्छा, इसमें अब आता है कि महाभारत में है क्या, मतलब कैसे लोग कहते हैं कि भाई ये तो इतिहास ग्रंथ है। तो पहले हमें तो ये समझना होगा कि महाभारत में ऐसा दिया हुआ क्या है जिसके आधार पर इसको इतिहास ग्रंथ कहा जाता है या ये काल्पनिक कहा जाता है। तो इसमें जो है हम्म। दो परिवार हैं, कहा जाता है कि कौरव हैं और पांडव हैं। इनका जो क्षेत्र बताया जा रहा है, ये क्षेत्र बताया जा रहा है जो दिल्ली और मेरठ और जो हरियाणा का क्षेत्र है। हरियाणा में तो लड़ाई बताई जा रही है कुरुक्षेत्र में, और बताया जा रहा है कि इंद्रप्रस्थ तो वहीं पे है। मेरठ और जो दिल्ली का है ना, वहीं पे इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, इन्हीं दोनों के बीच में है, इस एरिया में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहीं के ये दोनों थे राजा और ये आपस में लड़ रहे थे। मतलब पूरा भारत छोड़ दीजिए, उस समय ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली और मेरठ का जो इलाका था वही दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बता दिया पूरे भारत की कहानी इसको। कितनी बड़ी घालमेल है, कितनी बड़ी सोच के ही घालमेल, हंसी हाँ आती सर। है। मतलब हम्म। वही वाली बात हो गई कि कस्बे भर का राजा और पूछ पर पूछ हो रही है कि ये पूरा विश्व विजेता बन गया है। वही वाली हाल हो गई। और तो सर अभी ये जो आबादी का सवाल है वो तो और भी इंटरेस्टिंग है इनकी। कितनी सेना थी। हाँ हाँ, हाँ उस पे भी हम चर्चा करेंगे अभी। तो अब हम्म। क्या होता है कि ये दोनों चाचा ताऊ के लड़के थे। इनके आपसी संबंध हम्म। अच्छे नहीं थे, मतलब ये कहानी उसमें बताई गई है। इनका हम्म। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक युद्ध चला, 18 दिन तक, और 18 अक्षौणी सेना तबाह हो गई। ये बिल्कुल भी किसी के गले ही नहीं उतरती। जब उनके डेटा आप देखोगे कि क्या कह रहा है, तो आपको कहोगे कि ये तो बिल्कुल ही बकवास चीजें कह रहे हैं। अच्छा, जो हम्म। इनकी संख्या है ना 18 अक्षौड़ी की, वो इतनी ज्यादा थी कि आप 18 दिन तक इन पर ना पूरे के पूरे तलवार भाले तीर कुछ भी बरसा लो तो भी वो खत्म नहीं होनी थी। क्योंकि उसमें हम्म। हाथियों की संख्या थी, घोड़ों की संख्या थी, रथों की, और इंसानों का तो पूछना ही नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा डेटा इनका दिखा देता हूँ। देखिए ये जी सर। गणना बता देता हूँ।
18 अछौड़ी की बात हो रही है, तो एक अछौड़ी में 21,870 एलिफेंट, हाथी जो है ये 21,870, इतने हम्म। ज्यादा, 70, इतने ज्यादा रथ हो गए। अच्छा, हम्म। 65,610, 65,610 घुड़सवार हो गए जो घोड़े पर बैठ रहे हम्म। थे। अब बताइए, जी। इतने तो घोड़े भी हो गए। अच्छा, ये रथ है तो एक रथ में तो कम से कम 2-3 घोड़े आते होंगे। ये लोग तो 4-4 घोड़े बांध के रखते थे, ये 8-8 घोड़े बांध के जी। रखते थे। तो इतने घोड़े कहाँ से लाए होंगे भाई साहब। अच्छा, भारत हम्म। में घोड़े पाए ही नहीं गए। इवन इंडस हम्म। वैली सिविलाइजेशन जो है वहां पे घोड़े का इतना ज्यादा अभाव है कि आज तक तू मैं चल रही है। कोई जो है खच्चड़ हम्म। के उसके बता रहा है कि ये खच्चड़ का है, कोई कह रहा है नहीं नहीं गाय का था, ये झूठ बोल रहा है कि ये खच्चड़ का है। मतलब अभी घोड़े तक का एक सबूत नहीं मिल रहा है, गाय बैल मुर्गे तक का मिल गया। खास बात यह है कि मुर्गा जैसा छोटा प्राणी है उसके बोन्स तक मिल गए, और घोड़े के प्रपाड़ पे अभी तक सबूत पे अभी वो चल रही है, डिस्कशन चल रही है कि मिला ही नहीं। डिस्कस। उससे पहले जो हाँ। है इतने घोड़े जो हैं ये मार, इतने घुड़सवार थे, इतने रथ थे। तो मैं तो कहता हूँ कि जो कह रहा है कि घोड़े अगर थे, अब 5,000 साल पुराना महाभारत है, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा दो, कह दो कि भैया आर्कियोलॉजी हम्म। वहां खुदाई करवा दे। जब खुदाई करवाएगा तो ऑफ कोर्स अगर होगा तो मिल ही जाएगा। अरे किसी का और तो सर, मिलेगा, हाथी के तो इतने मोटे इत, मोटे होते हैं, कुछ तो मिल जाएगा। और इतनी पब्लिक, इतने हाथी, रथ, कुछ तो मिलेगा। हाँ कुछ तो बिल्कुल। मिलना चाहिए। अच्छा, हम्म। ये लोहे के अस्त्र इस्तेमाल करते थे तो भाई साहब खुदाई से तो लोहा, वहां पे लोहा का तो मिलना ही चाहिए। वो कहाँ 5,000 साल में खत्म होने वाला है। लकड़ी और सर। वगैरह में अगर किसी को डाउट है तो हम्म। ठीक है, लेकिन लोहा कहाँ खत्म होने वाला है, वो तो जरूर मिलेगा। घोड़े के बोन्स, अच्छा बोन्स भी इतनी जल्दी वो नहीं होते हैं, खराब नहीं होते हैं। अगर हम्म। इतनी ज्यादा तादाद में अगर हाथी वगैरह थे और इतने ये लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते थे, तो अच्छा इस चीज को छुपाने के लिए इन्होंने क्या सिगूफा छोड़ा है कि परमाणु बम से मार दिया गया था। तो वहां पे टैंक, ओ। गोले और पता नहीं क्या क्या चीजें थी। मतलब इनकी धूर्तता देखिए कि कोई सामान्य व्यक्ति भी ये सवाल खड़ा कर देगा कि भाई साहब इनके तो सबूत मिल ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज को छुपाने के लिए जो आर्य समाज नाम के एक प्राणी हैं, ये एक नया सी गुफा छोड़ दिए हैं दयानंद सरस्वती, कि भाई इसलिए सबूत नहीं मिल रहा ना क्योंकि जो तीर हम्म। मारा जाता था ना उसमें से आग्नेय शास्त्र निकलता था। वो आज के जो अच्छा। तोप मिसाइल है ना इनसे भी बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे। तो एक ही साथ हम्म। में इतनी इतनी चीजें मार दी जाती थी। ऐसी बेवकूफाना जैसी बातें करके अपना अच्छा सर, हंसी तो और यहाँ मजाक तो उड़वा लेते हैं। फिर यहाँ सर ये भी सवाल उठता है कि ये मक्कार लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद भारत में इनके पास कुछ नहीं बचा। इनके पूर्वज इतने एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर चल रहे थे और ये जाके देश को गुलाम करवा लिए और सदियों तक गुलाम रहा और उनकी चापलूसी दरअसल करते रहे, तब तो ये। हाँ सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअल में क्या है कि ये उस चीज़ को एडवांस बताएँगे जिसका सबूत ही नहीं है। जब हम्म। इन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी गप्पें हाँकी हुई जो थी इसमें महाभारत में, और जब ब्रिटिश स्कॉलर, जर्मन स्कॉलर या बाहर के जो स्कॉलर थे जब पढ़ रहे थे, बोले कि भाई साहब तेरे यहाँ इतने घोड़े थे, इतने हाथी थे, हम्म। इतने-इतने लोग उस समय लड़ाई धंधा करते थे। इतने तो 18 हम्म। दिन में तो तीर भाले से मारते रहा जाए, इससे तो भी ना मरे इतने लोग। तो फिर इन लोगों ने सोचा कि यार ये तो मज़ाक उड़ा रहे हैं हमारा, चलो अब हम कुछ नया चीज़ बता देते हैं। तो फिर इन्होंने बताया कि भई हमारे यहाँ ना आग्नेय शास्त्र था। अच्छा। हमारे यहाँ जो है ये शास्त्र था, एक तीर मारता था उससे जो है हज़ारों करोड़ों तीर निकलते थे, आग बरसने लगती थी और सब हम्म। मर जाते थे, खत्म हो जाते थे। ये हम्म। झूठी-झूठी कहानियाँ जो है इन लोगों ने ब्रिटिश काल में पैदा की। सच्चाई ये है कि महाभारत में ये आंकड़े लिखे हैं। अब देखिए इतने घुड़सवार हम्म। हो गए, अब पैदल सैनिक कितने हुए? 1,09,350। देख रहे हैं? इतने पैदल हम्म। सैनिक। ये एक अछौड़ी की बात हो रही है। जब आप ये एक 18 अक्षौड़ी की। अछौड़ी करेंगे, हाँ, ये सारी हम्म। बातें लिखी हैं महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 2 के 22 से 26 श्लोक में लिखी हुई हैं। अच्छा, वो खुद ही क्लियर किस कर रहा है कि इसका इतना वो आंकड़ा है। हाँ, अगर किसी को भी हम्म। डाउट है तो वो जाके ये चेक कर ले, आदि पर्व का अध्याय 2 का 22 से 26 श्लोक, उसमें सारी चीजें ये लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें हम्म। अब क्या है ना कि 18 और छौड़ी का जब आप काउंट करेंगे ना तो ये डेटा आप देख लीजिए कितना हो रहा है।
3,93,660, यानी कि 3,93,660 इतने एलिफेंट। अच्छा, हाँ चैरियट जी, भी हाँ। इतने हो जाएंगे। अच्छा, चैरियट जब इतने हो गए तो घुड़सवार कितने हो जाएंगे? 11 लाख हो जाएंगे। 80,980 हो जाएंगे इतने घुड़सवार। अब घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये घुड़सवार की संख्या प्लस जो ये चैरियट है, जो रथ है, इसमें जितने घोड़े हैं उसका डबल कर लीजिए या 4 टाइम्स कर लीजिए, इतने और बहुत ज्यादा हो हम्म। गए घोड़े। अच्छा, पैदल जी। सैनिक कितने हो जाएंगे? 19,68,300, इतने ज्यादा सैनिक हम्म। हो जाएंगे। ये तो 18 छौड़ी, ये सिर्फ दुर्योधन की सेना हो गई। अभी पांडवों की सेना बाकी है। 18 छौड़ी तो जी। इनकी थी। दुर्योधन के हम्म। वो तो कृष्ण ने अपनी दी थी ना। कृष्ण जो है हाँ। अपनी 18 छौड़ी उधर दिया था, तो पहले से तो इनके भी अपने होंगे, दुर्योधन के हम्म। और पांडव के इनके होंगे। अच्छा, ये जो कृष्ण ने इतनी 18 छौड़ी सेना दी थी, तो कृष्ण की जो राजधानी थी वो द्वारिका थी। अब कहानी और हाँ। सुन लीजिए। अच्छा, द्वारिका का लोकेशन आज तक पता नहीं चला। द्वारिका लोकेशन हम्म। इन्होंने जबरदस्ती जो है गुजरात में वो जो है डूबा हुआ सिटी और ये वो बता दिया, इतनी छोटी सी जगह। उतनी छोटी सी जगह इन्होंने झूठ मूठ का पखेड़ा खड़ा किया। उतनी छोटी सी जगह पे इतने सारे हाथी, घुड़सवार और इतने पैदल सैनिक इतने रहते होंगे 18 छौड़ी सेना उस छोटे से जगह पे, हैं, जो पानी में डूब गई। हैं, इतनी छोटी सी जगह में बिल्ड दिखाते हैं, फोटोशॉप किया हुआ फोटो, जिसकी फैक्ट चेकिंग मैंने कर रखी है ऑलरेडी साइंस जर्नी पे। तो अच्छा सर, यहाँ पे एक इस एक एक बात मुझे हाँ, याद आ रही है। किसी ने कहा है, पता नहीं कौन से लेखक ने लिखा है, कोई किताब में मैंने पढ़ा या सुना, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन उसने कहा कि जो महाभारत है ना, वो कोई खेतों में हुआ युद्ध था, मतलब खेतों में लड़ाई हुई थी कुछ लोगों की, उसको लेकर इन्होंने महिमा मंडित कर दिया और महाभारत बना दिया। इस पर हाँ, आप ये क्या कहेंगे? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये कोरोना को माँ भी बना सकते हैं। ये जो है कुछ भी। कुतिया को बना देते सर। हाँ, ये कुतिया के कुतिया भी की पूजा मंदिर हो हैं। रही है, कुतियों के मंदिर हाँ, हो रहे मंदिर हैं, है। ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी पेट जहां से भर रहा हो ना, वहां पे कुछ भी ये कर सकते हैं। ये गणेश और को अगर जब आप दूध पिलवा सकते हैं, जब सोचिए व्हाट्सअप नहीं था, जब सोशल मीडिया, हम्म। फेसबुक नहीं था, ट्विटर उस समय नहीं था, उस समय इन लोगों का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि दोपहर से शाम तक पूरा भारत जो है दूध पिला रहा था मूर्तियों को। हाँ, ये पूरा जो बढ़िया है है। हर मंदिर में जाके ये देवी देवताओं को, किसी भी मूर्ति को दूध पिला रहे हैं। इतना इनका हम्म। तगड़ा नेटवर्क है उस समय से। आज तो कल खैर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इनकी आ गई है, और फेसबुक और सोशल मीडिया के थ्रू तो ये फेक न्यूज खूब फैला ही रहे हैं। तो इनकी जो हम्म। एडवर्टाइजिंग है ना फेक न्यूज फैलाने की, ये शुरू से ही बहुत स्ट्रांग रही है। इसी कारण से ये कोई भी छोटी से छोटी बेफालतू की और फेक न्यूज है तुरंत फैलवा लेते हैं। तो जी। ये चीज हो गया। अच्छा, दूसरी बात इनकी क्या है कि ये तो अभी मैंने द्वारिका में कहा कि द्वारिका में इतने सैनिक कहाँ ये रखते थे। मथुरा से तो ये भाग गए थे। इतनी सेना रख के, और क्या बताते हैं कि इन्होंने एक टेम्पल बना रखा है द्वारिकाधीश नाम का, और उसका नाम रखा है रणछोड़। रणछोड़ उसका नाम रखा है, कृष्ण को बोलते हैं रणछोड़। रण छोड़ के भाग गया वहां से, मथुरा में जब जरासंध पहुंचा तो वहां से छोड़ के ये यहाँ चले आए। भाई साहब, तुम्हारे पास हम्म। इतने सैनिक थे, इतने घुड़सवार थे, या तुम जरासंध का लड़ाई नहीं कर पाए थे? तुम हम्म। महाभारत का लड़ाई करवा दिए, जिसमें बोल रहे हो पूरा भारत और विदेश से और कहाँ कहाँ से लोग आ गए थे लड़ने के लिए, और तुम जो है मथुरा में अपनी राजधानी नहीं बचा पाए थे। अच्छा, फिर इतने सैनिक इतनी इनकी हास्यप्रद है, गप है, आगे अभी भी दिखाऊंगा मैं पूरे सबूत। अच्छा, इतने हम्म। जितने ये सैनिक इन्होंने लिख रखे हैं, इन सारी चीजों को आप उठा के कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत की लड़ाई बताते हैं वहां पे बैठा दोगे आप, तो वहां पे इतने छोड़ दीजिए, इसके हाफ के हाफ भी वहां पे नहीं आ पाएंगे। वहां पे सही है। इतना छोटा सा फील्ड है कि वहां पे ये सैनिक आ ही नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा की तो बहुत दूर की बात है। अरे सैनिक पूरा छोड़िए सर, कुरुक्षेत्र, मुझे पूरा तो लगता है सर कुरुक्षेत्र कम हाथी पड़ घोड़े भी जाएगा। नहीं आएंगे। नहीं हाथी आ घोड़े भी नहीं आ पाएंगे, पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। हम्म। अच्छा, उससे भी खास बात कि 18 दिन तक, 18 दिन हम्म। तक इतने हाथियों का खाना, हाथी कम खाता है जी। इतने दिन तक पानी भी घोड़ों पूर्ति का ना होगा। इतने, हाँ, पानी, पानी की पूर्ति कहाँ से लाएंगे? कितने के कितने इनके तालाब और नदियां गायब हो जाएंगी 18 दिन तक उन्हें खिलाने पिलाने में।
इनकी ये पता नहीं क्या कब हाँके हुए हैं। और सबसे खास बात है कि पढ़ा लिखा जो बंदा है, जो अपने को कह रहा है कि हम डॉक्टरेट हैं, हम डीलेट किए हुए हैं जी, हम जो है हम्म। विदेश से संस्कृत में डिग्री लिए हुए हैं जी, वो हम्म। ऐसे ऐसे बंदे जो हैं बता रहे हैं कि ये इतिहास है, हैं? अच्छे अच्छे हम्म। पोस्ट से रिटायर होके गवर्नमेंट सेक्टर से अब आके बैठ के अब प्रोपगंडा चला रहे हैं कि भाई ये तो इतिहास है, इसके सबूत मिल गया है, हैं? ये पढ़ते नहीं है हम्म। किताब खोल के कितनी गप्पे हाँकी गई अच्छा। है। ये गप्पे अगर अच्छा सर। इतिहास है तो फिर तो इतिहास चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए सर। पूछिए। य यहाँ पे सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया था ना कि ये किसी भी चीज़ का पुरातात्विक सबूत निकालने लगते हैं। कहीं भी कोई भी चीज़ निकले, उसको ये कह देते हैं कि ये पुरातात्विक सबूत है और देख लीजिए महाभारत का है, एक रामायण का है। तो उससे सच्चाई का लेना-देना कुछ नहीं होता, लेकिन एक्चुअली पता सर पढ़े-लिखे लोग मान क्यों लेते हैं? इसका मुझे एक ही रीज़न लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि कुछ टाइम 1 डेढ़ साल या 2 साल मान लीजिए जब मैं भी एक आस्तिक हुआ करता था, तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर कोई हुँ, हुँ। मेरे फ़ेवर की बात होती थी, मान लीजिए अगर कोई धार्मिक बात कर रहा है, अगर कोई रामायण के प्रूफ़ दे रहा है, तो भले वो फ़र्ज़ी हो, लेकिन मेरी उसमें गहरी आस्था है और मैं नहीं चाहता कि रामायण काल्पनिक साबित हो। तो भले आप कोई फ़र्ज़ी मुझे दिखा दे, मैं उसमें इतना दृढ़ता से विश्वास करूँगा और मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है उसमें भले मुझे पता है कि ये झूठ भी हो सकता है, मैं उस पे सवाल खड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि उधर मेरा बहुत ज़्यादा झुकाव है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा इंसान जो आपके जैसा उस टाइम मुझे आप मिले जैसे कि सच्चाई दिखा रहे हैं आप, सबूत निकाल कर दिखा रहे हैं आप, सारी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, डेटा ओपनली आप दिखा रहे हैं, तो आपकी चीज़ों पे मुझे भरोसा तो छोड़िए, गुस्सा भी आता है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मैंने बचपन से जो चीज़ें सुनी हैं, बचपन से जो चीज़ें मैं देखते आ रहा हूँ, वो मेरा भरोसा टूट रहा है। तो दुःख इस बात का होता है ना सर कि जो भरोसा है वो क्यों टूट रहा है? हमने इतने साल उसमें आखिर लगा दिए 20-25 साल से वो चीज़ मानते चले आ रहा है और वो एक झटके में सारा झूठ निकल जाए। तो ये लगता है कि हमारा जीवन पूरा मतलब ये झूठे में अभी तक मैं झूठ को सुनते आया था। तो ये रीज़न है कि ये लोग जो धार्मिक लोगों को बेवकूफ़ बना पाते हैं और कोई भी फर्ज़ी चीज़ इन्हें पता होता है कि धार्मिक लोग हैं, वो इसको मान लेंगे और उसका रीज़न ये है कि उनकी गहरी आस्था पहले से बैठी हुई है। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? किस हद तक ये बात सही हो सकती है? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली में ये चीज़ें चोट पहुँचाती हैं। जब हमें ऐसा लगता है मन का जो ईगो है, एक्चुअल में हुँ। भारत की जो श्रवण परंपरा रही है ना, उसने इन चीज़ों को पहचान लिया था। पंचशील के क्या सिद्धांत है? यही सिद्धांत है ना कि भई हुँ। ज आपके अपने अंदर का जो अहम है, वो जो आपके अंदर की तृष्णा है, जो द्वेष है, इन चीज़ों को हटाना है। तो इस चीज़ के लिए ये भी तक कहा गया है कि आप अगर आ रहे हो तो अपना केस भी हटा दो, अपने बाल भी हटा दो। आजकल क्या करते हैं ये अच्छा। लोग, किसी का भी बाल हुँ। अगर हट गया हो तो उसे कहते हैं अच्छा ये तो टकलू हो गया है, अच्छा ये तो ये हो गया हुँ। है, अच्छा किसी का नेचुरल अगर उड़ गया हो तो उसको और चिढ़ाते हैं लोग। लेकिन उस हुँ, हुँ। समय भी लोगों के बाल उड़ते होंगे, लेकिन ये परंपरा क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि आप इतना ज़्यादा वो हो गए हो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उन लोगों को जी। वो कहा गया मतलब कि अशिक्षित कहा गया, अनाड़ी कहा गया, जो लोग अभी इस मोह में फँसे हुए थे कि अच्छा मुझे ये हुँ। होना चाहिए, मेरे ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, इन लोगों को अनाड़ी कहा गया। तो इससे ये पता चलता है ना कि अगर आपके अंदर ईगो है, तो तभी आपका ईगो हर्ट होगा। अगर आप रेशनल व्यक्ति हैं, आपके अंदर सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ताकत है, आप ब्रेव इंसान हैं, एक कहा जाता है ना ब्रेव हार्ट, आप दिल के हुँ, हुँ। मजबूत इंसान हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, आप उस सच्चाई के साथ आएँगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप जी, कायर बिल्कुल। हैं, डरे हुए संकालू हैं, तो छुप जाएँगे, सच सुनते ही आपकी अंदर की फटने लगेगी। आप जाके कहीं पे जगह खोज के छुप जाएँगे, डर जाएँगे, यार सच ना सुनूँ, नहीं तो इससे तो मेरी आस्था हिल जाएगी। तो हुँ, हुँ, इसीलिए हुँ। सच जानना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा सर यहाँ पे एडवोकेट साहब ए कुछ कह रहे हैं, जुआरियों की लड़ाई। जी। अच्छा सर जी, जी, और बिल्कुल। ये पेनिसिया जी का एक सुपर चैट है, ये कहते हैं नीलेश ओक claims the dating of Ramayana and Mahabharata using archeo
आर्कियो आर्कियो एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, प्लीज एड्रेस दिस प्लीज एविडेंस। एड्रेस दिस एविडेंस। जी जी, मैं इसको अभी कवर कर दूंगा। वैसे तो रामायण का मैं कवर कर चुका हूँ, आप साइंस जर्नी के वीडियो 175 पे आप देख सकते हैं। और जो इसका महाभारत का है, आज मैं कवर कर दूंगा यहीं पे, इसी सेशन में। द रियलिस्ट आजाद जी के जी। चैनल पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, अच्छा, रक्षित जी भी कह रहे हैं प्लीज ज्वाइन, लिंक प्लीज दीजिए। ज्वाइन द। आई देखिए वांट। रचित जी, इस चीज़ को हम लोगों को कवर कर लेने दीजिए। अब मेरे ख्याल से इसके बाद से आप आ जाइएगा, लास्ट में ऐड कर लीजिएगा इन्हें भी। ठीक है ना, ओके इसको हम ओके लोग ओके कवर कर लेते हैं थोड़ा जल्दी। ओके। तो ओके ओके। अब बात आती है कि महाभारत जो है ये कितनी बड़ी गप है। भाई, जब आप हम्म ये कहते हो कि महाभारत में जो बातें लिखी हैं उन्हीं के आधार पर इसको इतिहास कहा जाए, तो हमें ये जानना होगा कि महाभारत में लिखा हुआ क्या है। अब देखिए, ये जो महाभारत का आदि पर्व है उसका अध्याय 129 है, वो क्या कहता है थोड़ा समझिए। पूरे उस अध्याय 129 में कहानी कही गई है, उसका मैं सारांश आपको बता देता हूँ। हम्म इसमें क्या कहा जा रहा है कि द्रोणाचार्य के व्यक्तिगत जीवन के बारे में प्रकाश डालते हुए तथाकथित इतिहास ग्रंथ ने लिखा है कि घृताची नामक अप्सरा को नग्न अवस्था में देखकर भरद्वाज ऋषि का वीर्यपात हो गया। उस वीर्य को उसने द्रोण, मतलब कि जो पत्ते का दोना होता है, पहले पत्ते में लोग खाते थे ना, पत्ते को थोड़ा सा मोड़ के लकड़ी फंसा देते हैं, दोना टाइप का हो जाता है। उसमें हम्म। उन्होंने अपना वीर्य रख दिया और उससे द्रोणाचार्य पैदा हो गए। अब बताइए, इसमें स्त्री की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कि एक भरद्वाज नाम का एक ऋषि था, उसका जो है एक अप्सरा को नग्न देख लिया, पता नहीं उसके घर में गया था, कहाँ गया था, या अप्सराओं को ही अगल बगल घूमता था, ये क्या करता था। तो अब उसको देख लिया और उसका वीर्य निकल गया तुरंत। मतलब इनकी मर्दाना ताकत देखिए, देखा और इनका निकल गया, उसके बाद से दोना बनाया। सर, अब खास बात ये है कि वीर्य निकला, उसके बाद से इसको इतना समय मिल गया कि अब दोना बना के और उसमें डाल ले। तब तक पता नहीं कहाँ रखा हुआ था, होल्ड कहाँ किया हुआ था। ये ये एडवांस टेक्नोलॉजी तो सर मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, जो जो स्पर्म होता है उसकी लिमिट होती है कि अगर वो नेचुरली नॉर्मली एयर में अगर हम्म रहेगा तो वो कुछ ही देर में ना उसके स्पर्म के जो शुक्रकीट होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब वो चीज फर्टाइल हम्म। होने लायक नहीं रह जाता है। उसको जो जी जी है सर। नाइट्रोजन और इनकी हेल्प से एक स्पेशल टेम्परेचर पर रखकर और प्रिजर्व किया जाता है, तब जाकर हम उसका डेट बढ़ा पाते हैं। तो ये इनके हम्म पास तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है कि एक पत्ता उठाया, दोना बनाया, उसी में डाल दिया और उसके बाद से तुरंत ही द्रोणाचार्य पैदा हो गया। अब पता नहीं उस दोना को लेकर रखा कहाँ हुआ था, कैसे रखा था, उससे द्रोणाचार्य पैदा हो गया। बड़ा अजीब कहानी इसमें है। इसमें तो माँ की भी जरूरत नहीं पड़ी, और सर ये सबसे बड़ी नहीं बात पड़ी, है। नहीं पड़ी। अच्छा, इससे भी एक इसीलिए। खास बात है कि भारद्वाज ऋषि का ही कहानी जब आप पढ़ोगे ना, तो ये खुद ही बड़े अजीबोगरीब ढंग से पैदा हुआ था। इसके जो पिताजी थे, मतलब इसकी जो माता जी थी, तो हम्म इसके जो ताऊ जी थे, उन्होंने इसकी माता का रेप कर दिया। वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, ठीक है। हम्म। भारद्वाज की माता जो जी थी ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, और उस जो रेप कर दिया, ताऊ जी रेप कर दिया, तो फिर से अब जो है ये भी पैदा हो गया। ये मैंने दिखाया है, आप जो है रेशनल वर्ल्ड पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने जहाँ ऋषियों का SJL 23 पे मैंने दिखाया है, या फिर आप लोग साइंस जर्नी पे वीडियो 49 में देख सकते हैं वहाँ पे। अब मुझे याद रहता है कहाँ 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 क्या क्या दिखाया हूँ, वो पूरा मुझे वीडियो नंबर तक याद रहता है। चलिए, जी सर, ये उसके उसके बाद से इनकी दूसरी गप देख लेते हैं। वन पर्व जो हम्म है, इसके अध्याय 110 में क्या लिखा है कि ऋष्यशृंग ऋषि के जीवन इतिहास का वर्णन करते हुए इस इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि ऋषि बिम्भांडक एक बार नदी में नहा रहा था कि उर्वशी नाम की अप्सरा को देखकर उसका वीर्य स्खलित हो गया। उसी नदी के उस वीर्य मिश्रित पानी को एक मृगी पी गई। उसने समय पाकर एक मानव शिशु को जन्म दिया जिसका नाम ऋष्यशृंग रखा गया। अब देखिए ये कितनी बड़ी गप है। मतलब जी। नदी में नहा रहा था ऋषि, ठीक है, और उर्वशी नाम की अप्सरा को देख लिया। तो भाई साहब, ये जितने ऋषि थे उनके अगल बगल ये अप्सराएं ही घूमती थी क्या, नंगी पुंगी होकर?
ये मतलब रहते कहाँ थे ये ऋषि लोग? ये तभी यही सर समझ मैं में नहीं कहूँ आ रहा है। हुँ, तभी सर मैं कहूँ कि ये डार्विन हुँ, के सिद्धांत को क्यों नहीं मानते। इसका रीजन यही है क्योंकि हुँ। इनके ग्रंथों में तो कोई भी कहीं से भी टपक जा रहा है, ना माँ की जरूरत पड़ रही है और हाँ, इंसान बिल्कुल, को इंसान की बिल्कुल। जरूरत नहीं, वो हिरनी से किसी से भी पैदा हो जा रहा है, मछली से कहीं पैदा से भी हो जा रहा है। पैदा कर तो देते काय हैं। के लिए ये हुँ, सिद्धांत हुँ। मानेंगे। नहीं यही मानेंगे। बात। अच्छा, ये वही लोग हैं कि जब इनको लगता है कि हमारे किताबों में इतनी अजीब-गरीब बातें लिखी हुई हैं, अजीबो-गरीब काल्पनिक उड़ानें मारी गई हैं, तो दूसरे की जब आलोचना करेंगे ना, तो उसमें भी इसी तरह की बात खोजेंगे, जो चीज़ वहाँ पे नहीं होगी, ज़बरदस्ती दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हम्म, ऐसे सर लोग हमारे इसी साथ तरह के होते हैं। हमारे हमारे साथ एडवोकेट सर आ गए हैं। स्वागत है सर अच्छा। आपका। जी बहुत बहुत नमस्ते। दरियाली शाहजाद जी जी, को जी। नमस्ते, साइंस जर्नी सर को नमस्ते, सैल्यूट सर। जी, जी। बहुत-बहुत जी स्वागत जी है आपका एडवोकेट साहब। बहुत बहुत थैंक यू, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है आज का। जी, जी। तो इसको सर कंटिन्यू करते हैं, इसको कंटिन्यू देख लेते हैं। अच्छा, तब यहाँ पे ओके क्या सर। होता है कि अ ये जो है उसको देखता है, अप्सरा को देखता है और फिर इसका वीर्य जो है तुरंत अस्खलित हो जाता है। अच्छा, अस्खलित होता है तो नदी के एडवोकेट साहब सुनिएगा, नदी के उस वीर्य मिश्रित पानी को एक मिर्गी पी जाती है। देखिए पॉसिबिलिटी देखिए कि वो पानी को वो पी जाती है। अब मुँह से कोई पिया, तो मुँह से पी के अब हिरनी भी प्रेग्नेंट हो गई जो कि इम्पॉसिबल है। मतलब वीर्य अगर पी भी लिया, गलती से पानी के साथ मिला हुआ कोई हिरनी या मिर्गी जो भी पी ली, तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो जाएगी? भई वो तो अमाशय में जाता है, अमाशय से मल-मूत्र के रास्ते बाहर निकलता है, उसका तो गर्भाशय से कोई लेना-देना ही नहीं है। तो ये लोग जी मुँह से बिल्कुल। पैदा होने वाले लोग जो हैं ना, मुँह से वीर्य ले आते हैं और मुँह से वीर्य लेकर कहीं से भी पैदा करवा देते हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है किसी जीव-जंतु से। ये गप्पे हाँकी गई हैं और इन गप्पों को देखिए इन गप्पों को कह रहे हैं दुनिया में जब एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो कहता है कि महाभारत जो है ये इतिहास ग्रंथ है, तो ये कितनी शर्म की बात है। जिसको इतना बेसिक हम्म। छोटा-सा नॉलेज नहीं है कि इतनी बड़ी-बड़ी गप्पे हाँकी गई है। चलिए इसमें और आगे हम देखते हैं। हाँ। तो अब व्यास की माता की उत्पत्ति कैसे हुई वही जान लीजिए। अब चूँकि हर महाभारत के हर जगह पे यही लिखा गया है कि व्यास ने इसे रचा है, तो भई व्यास की माता कैसे उत्पत्ति हुई वो भी जानना बड़ा ज़रूरी है। जी इसमें बिल्कुल। इसमें जो है इसका जो ग्रंथकार था वो क्या लिखता है कि राजा उपरिचर का एक बार वन में वीर्यपात हो गया। देखिए बड़ा एक समस्या है ये इन लोग जो है ना हर जगह यही चीज़ देखा करते थे कि किसका कहाँ पे वीर्यपात हो गया। उसने उसे दोने में डालकर एक पंछी बाज के द्वारा अपनी रानी गिरिका के पास भेज दिया। मतलब अब वीर्यपात हो गया तो वीर्यपात का तो पता नहीं अब वहाँ खड़ा होके दोना बना रहा था, इतना समय उसे कैसे मिल गया, कहाँ पे गिरा, कपड़े पे गिरा या दोना बना के लेकर आया उसमें गिरा के और वो क्या कर रहा है बनाकर उसको पंछी बाज के द्वारा एक पंछी भी पकड़ लिया और उसको पकड़ा दिया दोना के भाई अब ये लेके जा तू हमारी रानी को दे आ। अब भैया वो रानी हम्म। करेगी क्या उस वीर्य का? वीर्य तो लोगों को वह नाइट फॉल अगर तुम्हारा हो रहा है, इसका तो डे फॉल हो गया, जंगल में ही डे फॉल हो गया इसका तो। अब ये देखिए कि ये पंछी बाज के द्वारा अपने रानी के पास भेज दिया, चलो भैया बाज अब लेके गया उसको। रास्ते में दूसरे किसी बाज ने उस पर झपट्टा मार दिया, अब भाई वीर्य है तो बाजों में फिर लड़ाई हो जा रही है। अब क्या हुआ कि जिससे वह वीर्य यमुना में गिर गया। अब देखिए वो दोना में भेजा था बेचारा, दोना जो है जमुना में गिर गया। अब एक मछली ने उसे निगल लिया, ये बड़ा खतरनाक कहानी है। तो वीर्य पानी में गिरा जमुना में और वहाँ से मछली जो है अब उसको निगल ले रही है। उससे उस मछली की एक लड़की और एक लड़के का जन्म दिया। लो जी भाई, अब मछली भी जो है वीर्य पी और उसको भी अब सीधे लड़का और लड़की हो गए। कमाल की कहानी है। लड़की का नाम सत्यवती रखा गया, वही व्यास की ऋषि की माता थी। समझे आप लोग? ये एक राजा की बेटी थी सत्यवती। कहने का मतलब ये है कि एक राजा का वीर्य था, बाप के ही अनुसार चलता है, मछली पैदा कर दी। तो इसके बाद से भी जो है इसको ये लोग दान कर देते हैं, एक मछुआरे को दे देते हैं क्योंकि मछली की गंध आती थी। लोग कहते हैं ना कि ऋषि जो है व्यास ऋषि जो है उसकी औलाद है। क्या नाम है? किसी शूद्र है ये, कहते हैं कोई कहता है शूद्र है। तो भाई साहब ये शूद्र नहीं था व्यास ऋषि,
वाल्मीकि को भी शूद्र, इसको भी ये शूद्र नहीं था। इसकी माता जो है ऑलरेडी एक राजा की लड़की थी, और सत्यवती का रेप रेप क्या किया था वो जो पराशर था, जो कहा कि भाई अब तुम कुंवारी हो, कोई बात नहीं, हम चारों तरफ बादल घेर देते हैं और फिर तुम जो है यहाँ बच्चा कर दो, फिर तुम्हारा सील भी ठीक कर दूंगा। तो वो एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय का ये बच्चा था व्यास। व्यास जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय माता थी, अब पिता के नाम पर जाए तो ये ब्राह्मण हो गया, क्योंकि पिता का ही वंश चलता है, तो ये ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ भी इन लोगों की बातें गलत होती है जो ये कहता है। और सबसे खतरनाक कहानी की उसके पैदा होने की घटना देखिए, उसकी माँ का, मतलब जो लेखक है उसके माँ के बारे में इतनी बड़ी गप हाँक दी गई है। अब बताइए ये क्या व्यास लिखा होगा? इससे भी ये पता चलता है कि व्यास ने जो 8800 का जो जय लिखा था वो कुछ और कहानी रही होगी। बाद में जिसने लिखा उसने उसका भी ब्राह्मणीकरण पक्का किया है। जब उसकी माँ तक को नहीं छोड़ा तो बाकी उन 8800 श्लोक को क्या छोड़ा होगा? इससे भी ये पता चलता है। चलिए, अब क्या होता है इसमें आगे हम देखते हैं कि जो युद्ध है वो युद्ध कब हुआ था, इसके बारे में जितने भी ग्रंथ हैं या जो लोग एविडेंस देते हैं, अभी जो बात चल रही थी वो सारी यहाँ पे बातें आ जाएंगी। जो लोग एस्ट्रोनॉमी या क्या क्या चीज़ें बताते हैं, कौन से किताब में क्या लिखा है, उनकी सारी चर्चाएं यहाँ दिखा देता हूँ। तो उस लड़ाई कब हुई थी इसके बारे में जो सबसे एक पहली पुस्तक आती है, जिसको ये लोग कहते हैं आर्यभट्ट, या आर्यभट्ट के समय की बताते हैं। लेकिन आर्यभट्ट के समय में कोई उनका लिखा हुआ किताब नहीं मिला है। ये किताब भी पिछले 100-150 सालों में लिखी गई है आर्यभट्ट के नाम पे, और बताया गया है कि आर्यभट्ट का ये चीज़ कहना था। उनका लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिला है, ये भी मिलावटी है। तो इसमें भी क्या लिखा गया है कि कहा गया है कि 3012 साल पहले बीसी, मतलब कि 5000 1200 5012 ईयर्स पहले, आज से इतना समय पहले महाभारत हुआ था, ये बात कही गई है इस आर्यभट्टीय किताब के अनुसार। तो लोग ये मत सोच लीजिएगा कि आर्यभट्ट ये कह रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट का लिखा हुआ कुछ नहीं मिला है। उसके नाम पर ये जो किताब लिखे हैं उसमें ये बात कह रहे हैं। इसके अलावे वृद्धगर्ग और वराहमिहिर जो 600 एडी थे, इनका भी लिखा अभी तक कुछ नहीं मिला है एविडेंस। लेकिन इनके नाम पर जो आज किताब ये लोग उपलब्ध कराए हैं, जो भी खुद से लिखे हैं या जैसे भी लिखे हैं, उसमें इन्होंने डेट भी बदल दिया। आर्यभट्ट कह रहा है कितना, 300, ये कह रहा है ना 3012 बीसी। और अब जो है इसके बाद जो वराहमिहिर और वृद्धगर्ग के नाम पर जो ये किताब लिख रहे हैं वो डेट बदल के सीधे देखिए कितना साल घटा दिए, 500 से ज्यादा साल घटा दिए, 563 ईयर्स का गैप मार दिया सीधे सीधे। मतलब 5th सेंचुरी का अगर आर्यभट्ट है और 6th सेंचुरी का, या 5th और 6th सेंचुरी के आर्यभट्ट और बरहामिर, 100 साल के अंतर में ही इन्होंने 563 साल का गोला मार दिया। ये इन लोगों का लेखनी है, ये खुद ही वो नहीं है कि कितने साल पहले हुआ। तो उसके अनुसार अगर हम माने तो 5000 साल पहले, और इसके अनुसार माने तो कितना साल पहले हो जाएगा जी? 4500 साल पहले आ गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता में ये आ गया, अगर वराहमिहिर के अनुसार माने तो इनके अनुसार इतना साल पहले महाभारत हुआ। अच्छा जी, आगे देखिए। श्री मोदक ने ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर उक्त युद्ध के 5200 ईसा पूर्व होने की बात कही है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मोदक हैं, श्री मोदक, ये जो ग्रह विद्या की बात कर रहे थे ना कि अभी कौन सा नीलेश ओक है कि जोक है कि बीमारी है कि पता नहीं आलू बुखारा है, वो जो है उसने ग्रह विद्या के आधार पर जो सिद्ध किया है, तो उससे पहले जो है श्री मोदक जी सिद्ध कर चुके हैं कितना, तो 5025 ईसा पूर्व में। चलिए जी, वैसे तो 7000 हो गया, 5000 साल भी अगर इसी ईसा पूर्व है इसके अनुसार तो 7000 साल 7025 साल पहले हो गया। 5000 साल पहले की भी बात करें तो ये मैच नहीं कर रही है वराहमिहिर से। सबसे खास बात ध्यान देना होगा, आर्यभट्ट से भी नहीं मैच कर रही है, बदल रहा है डेट। अच्छा, इसके बाद से वराहमिहिर के कुछ अनुयायी हैं, उन्होंने भी वराहमिहिर की जो बात थी कि इतना साल पुराना है, इसको फिर से चेंज करके अब ये इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि 2604, मतलब 2604 ईसा पूर्व। ये भी कितना चला गया, 4600 साल पहले चला गया ना, उस समय का बता रहे हैं ये। देखिए डेट कितना वेरी कर रहा है, अलग अलग राइटर जो है, अलग अलग उसके अनुयायी है, वो है आज के जो है सबका वेरी कर रहा है, किसी का भी मैच नहीं कर रहा है। अच्छा जी, आगे देखिए। अब ज्योतिष के ही आधार पर शंकर
बालकृष्ण दीक्षित ने महाभारत का युद्ध 1421 ईसा पूर्व, ये देखिए जी, ये देख लीजिए, 3400 साल पहले ये लेके गए। आज से 3400 साल पहले, जिस समय ये लोग तथाकथित वैदिक वैदिक काल्पनिक वैदिक युग बताते हैं, जिस समय आर्य आया था, ये इस तरह की बातें करते हैं, उस समय ये लेके चला गया किससे? तो ज्योतिष के आधार पे, जिस एस्ट्रोनॉमी के बात ये कर रहे थे कि उसके आधार पर नीलेश ने ओक ने जोक मारा है। देखिए जोक ही चल रही है, सबका डेटा अलग है। ये क्या करते हैं, किसी एक का पकड़ते हैं और बोलेंगे कि नहीं जी 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, इसके तो सबूत मिल महाभारत ही बता रहा है। तो ये क्या बाकी गधे हैं क्या ये बाकी के जो निकाल रहे हैं अलग अलग, इनके अनुसार तो फिर 3400 साल पहले महाभारत हुआ। इनके अनुसार तो फिर कोई बता रहा है कि साढ़े 4000 साल पहले हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, उसी समय महाभारत चल रहा था। है जी, पूरी फर्जी बातें हैं। हर सबने अलग अलग लिखा है, सबका ज्योतिष फर्जी है, किसी का भी सही नहीं है। अगर एक बात लिखी होती ना तो सबके डेटा एक होते। अच्छा जी, अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा देता हूँ। इसमें जो है ये डॉक्टर बीबी लाल हैं। बीबी लाल की एक सबसे खास बात ये है कि ये ना हिंदुत्व के प्रति बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। इनको लगता है बीबी लाल जी को कि कहीं से भी रामायण महाभारत का प्रमाण वगैरह खोद खाद के दिखा दे कि हाँ भाई कुछ था। तो इनको सौंपा गया था, इन्होंने देखिए क्या दिखाया है। ये लिखते हैं कि ये पुरातात्विक सर्वेक्षण के भूतपूर्व महानिदेशक थे डॉक्टर बीबी लाल। महाभारत कालीन स्थलों की खुदाई का यह मत प्रतिपादित किया है। ये खुद ही उसके अध्यक्ष थे, जो खोदा जा रहा था ना उसके ही अध्यक्ष थे, इन्हीं की अगुवाई में खुदवाया गया था। ये क्या कह रहे हैं, महाभारत का कथित युद्ध 1100 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। ये बात किसने लिखा? इसी शंकर बाल कृष्ण दीक्षित कृत भारतीय ज्योतिष, जिसने अभी ऊपर बताया था ना कि 1400 ईसा पूर्व, उन्होंने इनका भी हवाला दिया है बीबी लाल का, कि बीबी लाल भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये चीज स्टेटमेंट खुद दिए हैं कि ईसा से 900 साल पहले से 1100 साल पहले हुआ है। यानी आज से 3000 साल पहले, 100 साल आगे 100 साल पीछे। इस समय जो है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हमारे तथाकथित डॉक्टर बीबी लाल हैं वो बता रहे हैं। अब ये देखिए सबूत इनको कुछ नहीं मिला है। अगर इनसे पूछ लीजिए ना कि भाई साहब आपको कैसे पता चला कि उस समय कोई लड़ाई हुई थी, उस समय कोई युद्ध हुआ था, और वो युद्ध हुआ था वो कौरव का था या पांडव का था, नहीं सबूत है इनका। ये सिर्फ खुदाई किए हैं, और खुदाई में इन्होंने क्या बताया कि वहां पे ना कुछ पोट्रीज मिली, मतलब कि कुछ जमीन से वो मिले, खाने पीने की जो बर्तन होते हैं मिट्टी के वो मिले। तो वो जो बर्तन, उसके आधार पर इन्होंने तय किया कि जिन जिन जगहों का ये लोग नाम ले रहे हैं, जैसे कुरुक्षेत्र का या हस्तिनापुर का या फिर ये इंद्रप्रस्थ का नाम ले रहे हैं, उन उन जगहों की जब खुदाई हुई तो उससे ये पता चला कि यहाँ पे लोग जो है आज से 3000 साल पहले बसना शुरू हुए थे। वहाँ पे ये बात भी नहीं कही गई कि वहाँ पे लड़ाई हुई थी, उनके बड़े-बड़े महल मिले हैं, ये कुछ नहीं। वहाँ पे लोग बसने शुरू हुए थे। तो इन्होंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि ये साबित होता है कि आज से 3000 साल पहले यहाँ पे लोग बसना शुरू हुए थे। उसको इन लोगों ने अंतिम टाइमलाइन मान लिया कि हाँ, ये कह रहे हैं कि उसी समय फिर लड़ाई हुई होगी, क्योंकि आदमी होने के अब प्रमाण मिल रहे हैं। ये पॉइंट था। इसको भी मैंने कवर किया है अपने वीडियोज़ में। वीडियो 177 है साइंस जर्नी पे, वहाँ पे मैंने जब रामायण का दिखाया था इनका पूरा खुदाई का सबूत, उसमें मैंने इस चीज़ को कवर किया है। यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद से पुरातत्ववेता ही हैं डॉक्टर संकालिया, उनका भी कहना था महाभारत का युद्ध 1100 ईसा पूर्व से ज़्यादा प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पूर्व भारत में लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। सुना आपने? लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था आज से 3000 साल पहले तक। तो इसीलिए अगर महाभारत की नाम की कोई लड़ाई हुई भी होगी तो वो आज से 1100 ईसा पूर्व यानी 3100 साल पहले से पहले जा ही नहीं सकती। किसी ने भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पहले नहीं ले जाए। इवन आपने देख लिया कि सारी किताबें जो हैं वो भी यही कह रही हैं, ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जो चीज़ें आई हैं वो भी यही बातें कह रही हैं। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि सभी लोगों ने नकार दिया, जो 5000 साल की बात हो रही थी उस चीज़ों को नकार चुके हैं सभी लोग।
इसे कहीं से भी नहीं सिद्ध हुआ कि इस तरह की कोई लड़ाई हुई है। अब हुई भी होगी तो इससे अंदर, और इसके अंदर के तो आप बुद्ध काल में आ जाते हैं। इसके अंदर आप आएँगे 3000 साल पहले ईसा से नहीं, इ तीन अ, ती आज से 3000 साल पहले या ईसा से 500 साल पहले, तो ईसा से 600 साल पहले से तो ये आ ही जाते हैं। 16 जनपद आ जाते हैं, वहाँ पे तो इनके सबूत ही नहीं मिलते। चलिए जी, आगे और दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये परस्पर मत ब्राह्मण में महाभारत में मिलने वाले ग्रह विद्या संबंधी संकेतों के आधार पर स्थापित किए गए हैं। इनमें एक दूसरे से कहीं सैकड़ों वर्ष का अंतर है तो कहीं हजारों वर्षों का। यदि महाभारत वास्तव में इतिहास ग्रंथ होता तो उसमें इतने परस्पर विरोधी संकेत न मिलते, जिनके आधार पर उपयुक्त या ऐसे ही परस्पर विरोधी परिणाम निकलते। इन विसंगतियों की विद्यमानता में महाभारत का इतिहास ग्रंथ नहीं कहा जा सकता है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये जो भी एविडेंस देते हैं ग्रह संबंधी हो या किसी आर्कियोलॉजी का, ये सब झूठ बोलते हैं। और पुरातत्व वालों ने तो इसे माना भी नहीं है 5000 साल पहले। फिर कौन मूर्ख जो है उसको बता रहा है कि ये द्वापर युग में हुआ था और कलयुग 5000 साल पुराना है और उससे पहले हमारी सभ्यता थी। आर्कियोलॉजिकल के जो हैं वो तो मान भी नहीं रहे हैं कि 3000 से पहले कोई लड़ाई-वड़ाई भी हुई थी। ये पूरा क्लियर है। चलिए आगे अब दिखाते हैं। इनकी दूसरी किताबों का भी हवाला दिखा देता हूँ कि इनकी दूसरी किताबों में क्या लिखा हुआ है ताकि और क्लियर हो जाए। क्योंकि ये लोग किताबें तो कम से कम आज से तो पहले ही लिखे हैं, चाहे मुगल काल में लिखे, चाहे ब्रिटिश काल में, उस समय इनकी क्या मान्यता थी। आज भले ही ये टेक्नोलॉजिकल युग में ये 5000 साल का गाना गा रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसके पहले क्या गाना गाते थे मुगलों के काल में, ब्रिटिश काल में, वो इनकी किताबों से मिलेगा। ये देखिए, वायु पुराण। अच्छा, यहाँ संजय सेंचुरी जी कुछ लिख रहे हैं, मनुवादी सन्स हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये मजाक उड़ा रहे हैं। ओके ओके संजय जी। अच्छा, तो यहाँ पे वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, भागवत पुराण है। इनकी जब गणना करने पर युद्ध जो है 1924 या 1474 ईसा पूर्व सिद्ध होता है। देख लीजिए, ये 5000 नहीं बता रहा है, ये आपको बता रहा है आज से 3400 साल पहले, आज से ज्यादा 4000 साल पहले में भी थोड़ा सा कम है। वहां से भी आप देखिए 76 ईयर्स कम है, मतलब 4000 साल से भी कम है, इतना बता रहा है, या तो 3500 साल के करीब बता रहा है। अच्छा, दूसरे जो है कुछ पुराणों में महापद्मानंद और महाभारत के युद्ध के बीच का समय का उल्लेख किया है। उसके अनुसार गिनती करने पर उक्त युद्ध 874 ईसा पूर्व, ये लीजिए जी, ये आपको आ गया, आपको कितना, बुध से 200-300 साल पहले वहां पहुंच गया। किसके अनुसार? तो महापद्मानंद महाभारत के युद्ध के बीच कुछ पुराणों में, ये जो कुछ पुराण है इसमें महापद्मानंद है और इसमें जो युद्ध हुआ है उसको बता रहा है कितना, बुध से 200-250 साल पहले, उस समय पहुंच रहा है। ये देखिए, कथा सरित सागर के अनुसार यह युद्ध 700 ईसा पूर्व हुआ। लीजिए जी, ये बुध के करीब आ रहा है, अब बुध से मात्र 100 साल का अंतर रह गया। अच्छा जी, विष्णु पुराण के मुताबिक यह युद्ध 1500 ईसा पूर्व प्रमाणित होता है। अच्छा जी, ये देखिए 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व कितना हो गया, 3500 साल, 3500 साल ये पहुंचा दिया विष्णु पुराण। मगध के इतिहास के आधार पर श्रीदत्त ने इस युद्ध को 1250 ईसा पूर्व में होने की बात कही है। 1250 ईसा पूर्व मतलब आज से कितना हो गया, 3250 साल हो गया ना। हाँ, 3250 साल पहले इतना हो गया। कहीं से भी कोई 5000 साल नहीं पहुंच रहा है। भारत की धार्मिक परंपरा इस युद्ध को 5000 ईसा पूर्व मानती है। हाँ जी, 7000 साल पहले धार्मिक परंपरा मान रही है, कोई 5000 साल पहले कहता है। लेकिन इनकी जो किताबें हैं वो खुद ही नहीं कह रही हैं कि 5000 साल पहले। पता नहीं कौन ढपोर संख है जो 5000 साल का हवा उड़ा रखा है। देख लीजिए आप लोग, ये तमाम सबूत हैं। इनकी किताबें, ये खुद ही एक मत नहीं है कि कब हुआ था। अरे कहाँ से एक मत होते हैं, इनको पता रहता तब तो कि ये युद्ध कभी हुआ था। इनको तो बीच में चुल्ल मची कि चलो इसको अंग्रेजों के समय में पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर यहीं के हो तो भाई तुम्हारा इतिहास है कहाँ पे। तो इन तो जबरदस्ती रामायण महाभारत महाकाव्य थे, इनको दिखाना था कि भाई ये इतिहास है, इतिहास है। जिसको जो मन में आया वही उसमें गप हाँकना शुरू कर दिया।
जब अंग्रेजों ने मैच कराया, कलेक्शन करिए किया, तब पता चला कि अच्छा, इसने तो कह रहा है कि 2000 साल पहले, कोई कह रहा है 2500 साल पहले, कोई कह रहा है 3500 साल, सबका अलग अलग भाग रहा है डेट। चलिए जी, कुछ और आपको अब दिखा देता हूं। अब ये सवाल आया इसके बाद से कि भैया अब रामायण पुराना कि महाभारत पुराना, ये भी सवाल खड़ा हो जाएगा। जब आप इतना पीछे तक आ रहा है रामायण महाभारत इनकी किताबों से, वैसे तो ये महाकाव्य है, मतलब कि ऐतिहासिक है ही नहीं। जो लिखे हैं उसके आधार पर ये टाइमलाइन दिखाया हुआ, कोई ये भी ना सोचे कि इससे इतना पहले हुआ था, नहीं हुआ था जी, ये काल्पनिक है पूरी तरह से। ये इनकी किताबों में इतना दिखा रहा था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा-सा और चीज़ दिखा देता हूँ कि रामायण महाभारत का जो कंट्रोवर्सी है, कौन पहले था या बाद में कौन था। रामायण का जब आप किताब पढ़ेंगे ना उत्तरकांड, तो उसमें आपको अर्जुन से लड़ाई भी दिखाया गया है। अर्जुन से लड़ाई हो रहा है, ठीक है? रामायण में लिखा हुआ है। अब रामायण बताइए महाभारत की बात कर रहा है। पूरे उत्तरकांड में जो है कई ऐसे चैप्टर है वहाँ बात कर रहा है। दोनों के ऋषि मुनि मैच कर रहे हैं। जो लिखावट है रामायण की शैली जो है, वो इतनी अलंकारित है, इतनी वेल डेवलप्ड है, जिससे ये पता चलता है कि भाई साहब ये तो काफ़ी लैंग्वेज डेवलप हो गई थी, उसके बाद लिखा गया। अच्छा, उससे पहले जो है हम इस थोड़ा-सा कल्चरल इफ़ेक्ट देख लेते हैं। कल्चरल इफ़ेक्ट का मतलब ये होता है कि हमने ये देखा कि जैसे विदेशों में आप देखिए तो पहले लोग बड़े अनसिविलाइज़्ड होते थे। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे औद्योगीकरण हुआ तो सिविलाइज़ेशन बढ़ी। आज विदेशों की जो सिविलाइज़ेशन है, खाने-पीने का तरीका है या जो तौर-तरीके हैं, उसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, उसको सिविलाइज़ेशन माना जा रहा है। तो ये स्वभाव है नेचर का कि पहले थोड़ा-सा कबीला टाइप के लोग रहते थे, सिविलाइज़ेशन नहीं था। धीरे-धीरे सभ्यता विकसित हुई, तो वो चीज़ जो है विकसित होते गई और लोग अब विकसित हुए हैं। लेकिन भारत में ठीक उल्टा है। ये आपको बताएँगे कि हमारे यहाँ जी सतयुग हुआ करता था। उसमें ना बड़े सद्भावना थी, बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी जी। फिर ना थोड़ा-सा खराब हो गए जी, फिर त्रेता युग आ गया और खराब हो गए जी, द्वापर युग आ गया, अब पूरे बर्बाद हो गए जी, तो कलयुग आ गया। आपको पता है ये क्यों कहा जाता है? इसका एक ही कारण है, इसको आप बस बुध से फिट कर दीजिए, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। जी, बुध आ गए, तो बुध आए तो उन्होंने पूरे भारत में एक सभ्यता संस्कृति दे दी। लोग इतने अच्छे हो गए जी, लोग बुध की राह पर चल निकले जी, सारे राजा-महाराजा उनके राह पर निकले जी, पूरा सिविलाइज़ेशन क्रिएट हो गया जी। बस वही सतयुग है। सम्राट अशोक आए, उन्होंने सारी चीज़ों को फैला दिया, जी बस वही सतयुग है। एक्चुअल में जब बौद्ध संस्कृति भारत से सभ्यता संस्कृति जब नष्ट कराई गई या परिवर्तित कराई गई 9वीं 10वीं सदी के बाद, तो ये जब जो लोग याद करते थे, उसी को सतयुग कहते थे कि यार पहले कितना अच्छा था, कितने अच्छे लोग होते थे। इसीलिए भारत में उल्टा है। पूरी दुनिया कहती है कि हमारे यहाँ कबीला हुआ करता था। हम लोग धीरे-धीरे जाके अब सिविलाइज़्ड हुए हैं। अब भारत में उल्टा होता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो सतयुग हुआ करता था, हम धीरे-धीरे बर्बाद हुए हैं। सही भी है भारत में। केवल आपको उस टाइमलाइन सतयुग को फिट करना है बुद्ध और सम्राट अशोक के इर्द-गिर्द। देखिए कैसे सही निकलता है। फिर उसके बाद से धीरे-धीरे अनसिविलाइज़ेशन आती गई। मुस्लिम आए तो आपको पता ही है फिर क्या हुआ है। अंग्रेज आए तो फिर से आपको सिविलाइजेशन आया है। तो ये कलयुग उसी को कहते हैं। चलिए जी। तो ये बातें वही दिखाई जाती है कि महाभारत में अब महाभारत का सिविलाइजेशन दिखाया जाता है कि महाभारत में क्या करते हैं कि बहू-बेटियों को उठा लाते थे। मतलब कबीला टाइप का था। जैसे एक औरत है उसी से पाँचों भाई काम चला रहे हैं। बड़ा अब असभ्यता की बात हो रही है। तो वो जो चीज़ है ना, उससे जो है ये पता चला कि उस समय बड़ा कबीला टाइप के लोग रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे सिविलाइज़ेशन बढ़ा तो वो चीज़ रामायण में देखने को मिली कि सबके पास एक पत्नी है। ये बातें उसमें आती है तो उससे ये पता लगाया गया कि हाँ रामायण जो है बाद में लिखी गई। और भी मैं सबूत दिखाऊँगा। इस पर ये लास्ट पॉइंट देखिए, इस दृष्टि से देखने पर महाभारत पहले और रामायण बाद में बनी प्रतीत होती है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान डॉक्टर बेवर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर डॉक्टर ए मैकडॉनेल ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। किस मत का? कि जो सभ्यताएँ असभ्यता से सभ्यता की ओर जाती हैं।
न कि सभ्यता से असभ्यता की ओर। मतलब महाभारत में जो एक पत्नी के साथ 5 लोग रहते थे वो असभ्यता था। असभ्यता में आए जब राम की एक पत्नी हो गई, उसके चारों भाई जो थे या 3 भाई थे उनकी भी एक-एक पत्नी हो गई। तो ये सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, ये बात कही है इनने। चलिए जी, आगे और सबूत आपको एविडेंस दिखा देता हूँ। दूसरा बात है, ये सभ्यता वाली बात आ गई कि इसमें जो सभ्यता का नकाब ओढ़ लेता है रामायण। सोच छोटी हो गई इनकी, जैसे मुस्लिम शासन काल में सोच छोटी हो गई थी कि स्त्री को दबा के रखो। स्त्री जो है पहले तो हक दिया गया था, इसमें जो है पूरे दबा कर रखने की बात आ रही है। अब पहले क्या था कि आप ऐसे भी सोचो, एक मर्द जो है कई सारी स्त्रियां रखता था, लेकिन महाभारत में क्या है, एक पत्नी जो है वो 5-5 मर्द रखे हुए हैं, उल्टा हो रहा है। उसको ज्यादा पहले का माना जा रहा है। यहाँ पे सभ्यता का लावादा उड़ गया, हर सबको एक एक मिल गया है। तो इससे पता चला कि महाभारत पहले का है सभ्यता के अनुसार। अच्छा, इसमें जी और कुछ प्रमाण दिखाता हूँ। इसकी भाषा साहित्य की, जो भाषा वैज्ञानिक हैं वो जो बातें करते हैं उसके आधार पर ये देख लीजिए, महाभारत की भाषा शैली नितांत सरल और सादी है। इसमें आर्ष प्रयोग, वैदिक त्रिष्टुप छंद, गद्य पद का मिश्रित रूप, प्रतिपाद्य विषय में शिथिलता आदि उपलब्ध होते हैं। ये इस बात की परिचायक है कि तब एक एक अलंकृत काव्य शैली की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। मतलब बड़ी ऊबड़ खाबड़ सी है महाभारत की रचना। अब वही रामायण देखेंगे ना तो बड़ा आसान है, ऐसा लग रहा है कि क्लासिकल संस्कृत बड़े अच्छे से उस समय डेवलप हो गई थी और तब जाकर उसको लिखा गया। तो इससे भी पता चलता है कि रामायण बहुत बाद में लिखा गया है। अच्छा जी, इसमें देखिए महाभारत में मेष आदि 12 राशियों का कहीं नामो निशान नहीं है, लेकिन रामायण में इसके हैं राशियों के, नक्षत्र की भी चर्चा है, जिसके आधार पर मैंने वीडियो 175 में डिबंक किया है इनका प्लेनेटेरियम जो सॉफ्टवेयर है उसको डिबंक किया है, कैसे उसमें क्या-क्या खराबी है। तो महाभारत में राशि का नहीं हुआ है चर्चा, इसमें है रामायण में। यानी कि राशियाँ भी बाद में बनी हैं, महाभारत काल तक राशियाँ शायद नहीं बन पाई थी, ये भी बाद में डेवलप की गई हैं। चलिए जी, वाल्मीकि रामायण में एक जगह बुध की निंदा भी लिखा हुआ है जी। ये तो सबको पता है कि बुध को उसमें क्या कहता है, बुध चोर है, गाली दे रहा है रामायण। यानी कि ये चीज़ तब लिखी गई जब भारत से बुध मार्ग लगभग खत्म कर दिया गया और बुध के खिलाफ में ये लोग आ गए थे। तब इन्होंने रामायण की रचना की है। जातक कथाओं से उठाया, बुध को ही गाली देना शुरू कर दिए। अच्छा, महाभारत की जो छोटी-छोटी कहानियाँ हैं, उसको मैंने आपको बताया था शुरू में कि वो पहले से ही थोड़ी-थोड़ी डेवलप होने लगी थी, अब बाद में उसका कलेक्शन किया गया है। तो इसीलिए उसमें ये चीज़ नहीं आई है। चलिए जी। इसके बाद से पुरातात्विक, चलिए बीबी लाल ने तो ये बता दिया है, हालाँकि ये गप है, इसकी कोई सही नहीं है कि 900 ईसा पूर्व, इन्होंने बोल दिया है कि 800 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो भाई साहब इन्होंने ये नहीं कहा है कि महाभारत की लड़ाई हुई थी, उन्होंने खुदाई करवाई। देखिए यहाँ पे क्या है, अयोध्या की खुदाई के कार्य में संलग्न है, हाल में उद्घोषणा की है कि अब तक की गई खुदाई से प्राप्त तथ्यों से यही सिद्ध होता है कि अयोध्या 800 ईसा पूर्व से ज़्यादा पुरानी नहीं है। अयोध्या जो जगह है ना, वहाँ पे 800 ईसा पूर्व में उस जगह पे लोग तक नहीं रहते थे, जंगल था पूरा का पूरा, ये खुदाई से इन्होंने बताया था। तो अगर वहाँ पे लोग मान लो कि 800 ईसा पूर्व आ भी गए, तो क्या ज़रूरी है कि आते ही रामायण ही रच दिया गया, उसके बाद से सिविलाइज़ेशन शुरू हुई होगी, बहुत बाद में आए होंगे। तो उस आधार पर इन्होंने कह दिया कि अगर उससे पुराना महाभारत है तो 900 ईसा पूर्व सिद्ध होता है, ये कोई एविडेंस नहीं होता है। ये मतलब कहा जा रहा है कि वहाँ से शुरू हुआ तो चलो उससे थोड़ा-सा पहले मान लेते हैं। ये इनका अपना गेस है, ये सबूत नहीं होता है। चलिए जी। अच्छा, अब महाभारत जो है ना, इसमें देखिए इसमें क्या, ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है, उपनिषद को थोड़ा ये लोग पुराना मानते हैं। महाभारत में इवन चर्चा है कि कृष्ण जो है उपनिषद का ज्ञाता था। तो उपनिषद में विदेह राजा जनक जो है, जो सीता के पिता हैं, के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से वृज्यु लाहयानी नामक ऋषि पूछता है, परीक्षित के बारे में पूछ रहा है कि परीक्षित के खानदान का क्या बना जी। अब ये सोचिए ज़रा कि राजा जनक, मतलब रामायण में राजा जनक जो है परीक्षित की बात कर रहा है। परीक्षित कौन है? तो अभिमन्यु का भी बेटा है, मतलब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा परीक्षित।
इतने बाद की बात कर रहा है सीता का बाप। इसका मतलब कि परीक्षित भी की जो कहानी है वो रामायण लिखे जाने से पहले प्रचलित थी। इनका कलेक्शन लाला के बाद में जोड़ा गया है इनमें। चलिए जी, इसके बाद से हाँ, अच्छा, इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने यहां तक सिद्ध कर दिया कि जनक के समय परीक्षित की 5वीं पीढ़ी का नीचक्षु नामक राजा राज्य करता था। सुना आपने? जनक के समय परीक्षित की 5वीं पीढ़ी आ चुकी थी। ये बात आ रही है कि जनक से भी, सीता से बाप जनक, अब जनक से भी 5 पीढ़ी पहले परीक्षित था, तो उससे पहले अभिमन्यु, तो उससे पहले अर्जुन। ये बात जो है ये प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी लिख रहे हैं। तो ये बातें आ रही हैं। इससे आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि रामायण महाभारत तो पूरी तरह से फर्जी है जी, क्योंकि रामायण तो कहता है कि हम त्रेता युग में हुए थे और वो कहता है कि महाभारत हुआ था द्वापर युग में। लेकिन जो सबूत बता रहे हैं, जब कंटेंट पढ़ा जा रहा है तो उल्टा निकल रहा है। ये पता चल रहा है कि द्वापर युग ही पहले था और इनका त्रेता युग बाद में आया था। यानी कि ये किताबें जो हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखते हैं ना, पहले एक पार्ट आ जाता है एक्स मैन का, और फिर एक्स मैन की कहानी चलती है 3 पार्ट में, और उसके बाद से जो पहले पार्ट का जो किरदार होते हैं, जो बूढ़े बूढ़े, उनकी कहानी चौथे पार्ट में, 5वें पार्ट में लाई जाती है, छठे पार्ट में। तो इसी तरह से महाभारत की छोटी छोटी कहानियां भारत या उसमें बनी थी, उसके उसके बाद लिखा गया रामायण, और उसको भी उससे पहले ठहरा दिया गया। ठीक है ना? काल्पनिक चीजें हैं, ये वास्तविकता नहीं है। कंटेंट जब आप पढ़ते हैं तब इनकी वास्तविकता पता चलती है कि कितनी धूर्तता है। लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं, इसीलिए ये नहीं समझते हैं। अब मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एक्सपर्ट इस तरह की बातें करता है, तो जो तथाकथित धर्म के जो ठेकेदार हैं, वो लोग तुरंत टिप्पणी करते हैं, भाई ये गलत बोल रहा है, हम देते हैं प्रमाण, हम देते हैं सबूत, आला हमसे डिबेट कर ले। तो डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जो हैं, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने इस पर एक अपना लेख लिखा था और महाभारत की ऐतिहासिकता, और उसमें सारे सबूत दिखाए थे। जब उन्होंने सबूत दिखाया ना, तो जितने भारत के ठेकेदार थे सब लोगों को मिर्ची लग गई। जब मिर्ची लगी तो सबने अपने अपने लेटर जारी किए, सबने अपने अपने सबूत जारी किए कि भाई आप इसे काल्पनिक कैसे कर रहे हो, काव्य ग्रंथ कैसे कर रहे हो, हम देते हैं इसका जी सबूत। तो देखिए इन्होंने लिखा है, अब उनके शब्द ही मैं दिखा देता हूँ क्या लिखते हैं डॉक्टर अज्ञात। ये लिखे हैं कि मेरे लेख महाभारत की ऐतिहासिकता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सर्वश्री डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे, ये देखिए प्रोफेसर हैं, ये बड़े प्रोफेसर हैं, महोपाध्याय डॉक्टर वी मिरासी, ये थे, और एक दूसरे हैं विद्या निवास मिश्र, करपात्री स्वामी, और गोवर्धन पीठ व पुरी के शंकराचार्य। सुना आपने? शंकराचार्य तक भी इसमें शामिल थे, करपत्री स्वामी भी थे, और ये बड़े बड़े प्रोफेसर लोग भी शामिल थे। इन सब लोगों ने आदि ने लेख अथवा वक्तव्य प्रकाशित किए, मतलब इनके खिलाफ प्रकाशित किए, सबूत देते हुए इनको डिबंग करने की कोशिश में। अब देखिए इसमें क्या हुआ जी, जिनमें इन लोगों ने महाभारत की ऐतिहासिकता को सिद्ध करने के उद्देश्य से कई तर्क दिए हैं। उन पर विचार करना आवश्यक है ताकि प्रबुद्ध पाठक किसी निश्चित तथ्य तक पहुंच सके। तो उन्होंने जो उनको डिबंक करने की कोशिश की, उसका इन्होंने जवाब दिया, आलोचना और आपत्तियों का उत्तर, कि भाई कैसे ये चीजें गलत हैं, आप लोग कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हो। तो उन्होंने जो सबूत दिया था वो सबूत पहले देख लीजिए। सबसे पहले इन लोगों का कहना है कि महाभारत एक इतिहास ग्रंथ है, और इतिहास ग्रंथ है तो इसका साक्ष्य आदि पर्व का जो 62 श्लोक है, 62 चैप्टर का 20 श्लोक है, वो कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है जयो नामे हितास्योयम। ये इसका मतलब कि जय नाम का इतिहास है। ये कह रहे हैं कि उसमें खुद आदि पर्व में लिखा है 62 चैप्टर के 20 में कि जय नामक इतिहास है। तो इसे कल्पना की उपज कहना किसी भी प्रकार उचित नहीं है, इन लोगों का ये कहना था। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में इतिहास किसको कहा जाता था?
आप नहीं जानते हैं। आज की डेट में हिस्ट्री जो अंग्रेजों का जो शब्द है, जो रोमन शब्द है हिस्ट्री, उसका समार्थी शब्द इतिहास कह दिया गया है। लेकिन प्राचीन काल में कोई ज़रूरी नहीं है कि इतिहास का मतलब हिस्ट्री ही होता था, उसका मतलब कथा, कहानी, गप भी हो सकता है। इसका सबूत है, बहुत सारे सबूत हैं। आगे मैं दिखाऊँगा कि ये जो इस इतिहास को समझ गए कि इस इतिहास का मतलब आज का जो हिस्ट्री होता है, वो है, वो नहीं है। क्योंकि ये रचनाएँ आज से हज़ार साल पहले की हैं। हज़ार साल पहले जब लिखा गया, उस समय इतिहास का क्या मतलब होता था? जैसे देवानपीय है, देवानपीय सम्राट अशोक लिखवाते हैं, श्रीलंका का राजा अपने आप को लिखवाता है, इवन गुप्त वंश का जो शासक है, वो भी अपने को देवानपीय लिखवाता है। लेकिन संस्कृत में देवानप्रिय का मतलब तो महामूर्ख होता है। अब कोई राजा अपने को महामूर्ख तो नहीं लिखवाएगा, इसका मतलब कि उसका अर्थ बाद में बदल गया। तो उसी तरह से जो इतिहास ये कह रहे हैं ना, इसका भी मतलब जो है काव्य ही है, ये हिस्ट्री नहीं है इसका मतलब उस समय। आज की डेट में इसको हिस्ट्री समझ लिया जाता है कि इतिहास का मतलब हिस्ट्री। आगे देखिए, इस मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसका उत्तर देते हुए जो ये थे डॉक्टर सुरेंद्र आख्यात, इन्होंने लिखा पहले तो वो सारी बातें बताते हैं कि भाई महाभारत का जो ग्रंथ मिलता है उसमें पहले 24,000 श्लोक थे या 8800 श्लोक थे। तब 8800 जो था उसका नाम जय था। उस पुस्तक को व्यास ने रची थी जिसकी श्लोक संख्या बहुत कम थी। उसमें हो सकता है कि उन्होंने इतिहास लिखा हो। महाभारत के युद्ध के संबंध में कुछ तथ्य रहे हों, पर वह पुस्तक आज अप्राप्य है, नहीं प्राप्त है ही नहीं। आज तो महाभारत मिल रहा है ना जी, वो किताब जय है कहाँ पे? वो तो सिर्फ एक श्लोक में आपने लिख दिया कि जय नामक ग्रंथ था, लेकिन आज जय नाम का तो कोई आपको पता ही नहीं है कि जय में अगर 8800 श्लोक थे तो महाभारत का कौन सा श्लोक जय ग्रंथ का था, ये कोई बता देगा? कोई नहीं बता पाएगा। जैसा मैंने बताया कि इसका मिलावट कर चुके होंगे ये लोग, तो नहीं पता चलता है उससे कि कौन से 8800 इसके श्लोक थे। अच्छा जी, उसके बाद से भारत ग्रंथ आ गया जिसमें 2400 श्लोक हैं। इसके बाद से महाभारत आ गया जिसमें 1 लाख श्लोक हो गए हैं। तो इसमें जो है, इस कहानी संग्रह को जय नामक इतिहास का नाम लेकर इतिहास सिद्ध नहीं किया जा सकता है। आज महाभारत उपलब्ध है, जय उपलब्ध ही नहीं है। अरे जय 8800 था, जब वो है ही नहीं तो आप इतिहास इसको कैसे कह रहे हो? इन गप्पों को, जो 1 लाख श्लोक का आप गप यहाँ पे तैयार कर रखे हो, इसको आप कैसे कह सकते हो कि ये इतिहास है? अच्छा जी, इसके बाद से इसमें क्या है, महाभारत के प्रत्येक अध्याय का समापक वाक्य पुष्पिका स्वयं इसे संहिता, संग्रह कहता है। इतिहास ग्रंथ नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है कि ये संग्रह किया है मैंने, कहीं कहीं से कथा कहानी सुनी है उसको किया है। अच्छा जी, इसके बाद से जो है, महाभारत के अंत साक्ष्य पर वह काव्य सिद्ध होता है, न कि इतिहास। आदि पर्व का निम्नलिखित श्लोक आप देखिए, चैप्टर 1 का 61 श्लोक, 72 और 74 श्लोक देख लीजिए। इसमें क्या लिखा है कि वेद व्यास ब्रह्मा से बोले, मैंने यह काव्य रचा है। सुना आपने क्या कहा? काव्य रचा है। काव्य क्या होती है? जैसे कविता है, जैसे आपने देखा होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी कविता लिखते थे, हरिशंकर परसाई भी लिखते थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, रेणुका थी, वो भी रेणुका थे, वो भी लिखते थे। रेणुका थोड़ा फीमेल नाम जैसा है, लेकिन वो थे मर्द ही, लिखते थे। इसी तरह से बहुत सारे लोग कविता लिखते थे। तो कविता तो इतिहास नहीं होता है, लोग लिखते हैं काव्य। तो वेदव्यास भी क्या कहता है कि मैंने यह काव्य रचा है। यह ब्रह्मा ने कहा। अब ब्रह्मा ने कहा, क्योंकि तूने इसे स्वयं काव्य कहा है, अतः यह काव्य ही कहा जाएगा। कोई कवि इस काव्य की महिमा गाने में समर्थ नहीं है। यह काव्य को लिखवाने के लिए गणेश को बुलाइए। सुना आपने? गणेश, वही एलिफेंट बुद्धा। एक इंसान के ऊपर हाथी लगा दो, कह दो ये गणेश है, अब वो लिखेगा इसको, काव्य को, जो वेद व्यास ने रचा है। कौन कह रहा है जी? ब्रह्मा कह रहा है। मतलब ये चीजें लिखवाने की घटना जो अभी हम देख रहे थे कि पिछले 1000 साल में जो लिखी गई हैं, वो चीजें उस समय ब्रह्मा के बता रहा है वेद व्यास से जी। उस समय गणेश बैठ के लिख रहा है जी, क्योंकि लिखा तो देवनागरी लिपि में है। ये लिखावट तो पाई नहीं गई है धम्म लिपि में, उससे पहले की लिपि ज्ञात ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं जा सकी है। तो लिखा देवनागरी लिपि में। किसने लिखा जी? गणेश ने बुला के लिखा है जी। गणेश की लिपि थी जी देवनागरी लिपि, देख लीजिए ध्यान से। गणेश की लिपि अगर धम्म लिपि होती तो ये सब तो अंग्रेज 19वीं सदी में और 20वीं सदी में आकर बेचारे मेहनत करके नहीं पढ़ते। गणेश की लिपि तो ब्राह्मणों को आनी चाहिए थी कि भाई ब्राह्मी लिपि कहते हैं ना ये धम्म लिपि को, क्या ब्राह्मी लिपि है ब्राह्मी।
अगर ये इनकी लिपि होती संस्कृत की और गणेश लिख रहा होता तो ये अपने गणेश जी की लिपि भूल जाते जी, हैं? वेद व्यास की लिपि ये भूल जाते, महाभारत याद रहा, लिपि ही भूल गए, पढ़ना लिखना सब 13-22, सबूत मांग लो तो नील बटे सन्नाडा। चलिए जी, इसके बाद से जो है महाभारत ने अब स्वयं को क्या कहा ये भी देख लीजिए, अपने को कई जगह पे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, मोक्ष शास्त्र, काम शास्त्र कहा है। आदि पर्व 62 चैप्टर का 23 श्लोक देख लीजिए, इसमें ये धर्मशास्त्र शास्त्रम मिदम, पुण्यमर्थ शास्त्रम मिदम, ये देखिए अर्थशास्त्रम मिदम परम, मोक्ष शास्त्र मिदम प्रोक्तम व्यासेन व्यासेनामित बुद्धिना। फिर ये आदि पर्व का चैप्टर 2 का 83 में भी देखिए अर्थशास्त्रमिदम, धर्मशास्त्रमिदम, कामशास्त्रमिदम, व्यासेनामितम बुद्धिना। बुद्धि बुद्धि शब्द आ रहा है, सब बुद्ध के बाद की ही रचना है, बुद्धि का अर्थ जो भी लगा लीजिए। चलिए जी, तो इसमें सब में लिखा है, कहीं भी इसने इतिहास नहीं कहा अपने आप को। धर्मशास्त्र कह रहा है, अर्थशास्त्र कह रहा है, मोक्ष शास्त्र कह रहा है, काम शास्त्र कह रहा है, कहीं पे भी इतिहास नहीं कह रहा है। तो इसीलिए महाभारत ने कहीं खुद को इतिहास नहीं कहा है, तो इसलिए जय को जो वो बता रहे थे 8800 श्लोक को, उसका तो सबूत भी नहीं है, तो यहाँ से ये चीज़ें गलत साबित होती हैं जी। अच्छा, दूसरा जो इन्होंने सबूत दिया उसके बाद से कि सुबंधु और बाणभट्ट जिसके नाम पर आप लोगों ने आज किताबें लिखी, आप लोग खुद कह रहे हो कि 600 उसमें एडी के थे ये सब, वो भी तो इसको स्मृति ग्रंथ बोल रहा है, ये तो इसको श्रुति भी नहीं बोल रहा है, आंखों देखा तो बता नहीं रहा है, ये तो खुद कह रहे हैं कि भैया ये तो उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम है इसका, ये इतिहास ग्रंथ मतलब स्मृति है, धर्मशास्त्रीय है, इतिहास ये भी नहीं कह रहे हैं। चलिए जी, इसके बाद से तो इन्होंने उसके बाद से सबूतों के अंबार लगा दिए, उन्होंने गप्पे दिखानी शुरू कर दी कि भाई ये देखिए, अगर इतिहास ग्रंथ है तो ये क्या इतिहास है। पहला सबूत उन्होंने दिखाया कि महाराजा ससबिंदु, ये जो द्रोण पर्व है उसका 65 चैप्टर तथा शांति पर्व का जो है वो 208, इसमें ये दिखाते हैं कि महाराजा ससबिंदु की 1,00,000 रानियां थी, हर एक रानी के पेट से 1,000 पुत्र जन्मे, कुल मिलाकर राजा के 10 करोड़ पुत्र हुए। सुन लीजिए जी, राजा एक ससबिंदु था, 1,00,000 रानियां थी और हर एक पेट से 1,000 पुत्र जन्मे। क्या इतिहास में यह पॉसिबल है कि एक जो औरत है उसके 1,000 बच्चे जन्म ले सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसके बाद से हर एक पुत्र एक एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। देखिए, ब्राह्मण को भी दान में दे दिया जी। हर पुत्र के साथ एक एक 100 रथ और एक एक 100 हाथी दे दिए जी। बाप रे बाप, एक एक पुत्र को एक एक 100 रथ और एक एक 100 हाथी, जोड़ लीजिए जी कितने पुत्र हुए। समझ रहे हैं आप लोग? 1,00,000 रानी, हर एक रानी को 1,000 पुत्र, कितना हो गया जी? 1,00,000 में वो जोड़ दीजिए, 3 शून्य और जोड़ दीजिए, 10 करोड़ हुए ना जी। इन 10 करोड़ में कितने 100-100 रथ, एक एक 100 रथ मतलब 100-100 रथ और 100-100 हाथी। भाई साहब, ये कहाँ जा रही है ये देखिए, 10 अरब रथ और 10 अरब हाथी बने। इसके अलावा हर पुत्र के साथ 100-100 युवतियां दान की, 10 अरब युवतियां। भाई साहब, भारत की जनसंख्या इस समय कितनी है? कितना, 1 अरब 35 करोड़? नहीं, 10 अरब युवतियां तो सिर्फ उनको दान में दी गई थी जी, हर एक पुत्र को दी गई थी जी। पुत्रियां, युवतियां, यानी कि मेल जो होंगे वो डबल कर दीजिए। मेल तो फिर डबल हो जाएंगे ना, तो सिर्फ फीमेल की संख्या 10 अरब हुई। क्या ये कब हाँक रहे हो भाई साहब? ये जवाब देते हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, बोलते हैं कि ये सब इतिहास है आपका, यही इतिहास है, इसको आप बता रहे हो इतिहास है ये। सोचने वाली बात है कि अच्छा चलो, ये तो चीजें आप देख ही रहे हैं। दूसरा इन्होंने दिया कि 1,60,000 गौवे, एक राजा हर रोज प्रातः 1,60,000 गौवे, 10,000 घोड़े और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान किया करता था। यह काम वह लगातार 100 वर्ष से करता रहा। सुना आपने? काउंट कर लीजिए जी, ये देखिए कितनी बड़ी संख्या हो रही जी। मुझे तो काउंट करने का भी मन नहीं कर रहा है। ये देख लीजिए, ये देखिए, 3 अरब, देख रहे हैं, 3 अरब 65 करोड़। भाई साहब, इतने स्वर्ण मुद्राएं दान की, क्या बात है। इतने घोड़े, ये घोड़े भी देख लीजिए जी। और ये देखिए, ये क्या है ये? भाई साहब, इतने बड़े, अब मुझे काउंट करने का नहीं मन कर रहा, इतने बड़े आंकड़े देख के। ये गप्पे लिखी हुई हैं। ये एक राजा
एक राजा इतना दान करता था। पूरे भारत की नहीं बात हो रही है, सिर्फ एक राजा की बात हो रही है। इतने हजार गौवे, 10,000 घोड़े, भाई साहब क्या ये नौटंकी है। चलिए जी, थर्ड पॉइंट वही अछौड़ी सेना वाला जिसके हम बता चुके हैं कि खाने पीने इतने हाथियों के खिलाने के लाने पड़ जाए पूरे भारत के, पूरे विश्व में अगर खिलाने हो ना तो इनके हालत खराब हो जाएंगी। ये देखिए घुड़सवार, ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जी। इसके बाद से इन्होंने एक और गप दिखाई थी कि युद्ध में पांडवों की सेना के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न और महाभारत की नायिका द्रौपदी की उत्पत्ति का जो विवरण आदि पर्व में दिया गया है, अध्याय 166 के 39 से 44 श्लोक में दिया गया है, उसमें इतिहास वाली कोई बात नहीं है। दोनों की उत्पत्ति हवन कुंड से बताई गई है। बताइए, हवन कुंड से बच्चा पैदा होता है। महर्षि याज हवन कर रहे थे, जल रही आग में से धृष्टुम और द्रौपदी निकल आए जी। यह विवरण एक जोरदार गप से कम नहीं है। क्या कभी जल रही आग की लपटों से भी आदमी पैदा होते हैं? भाई साहब, ये उन्होंने एविडेंस दिखाने शुरू किए तो फिर भाग गए लोग, फिर दोबारा कोई नाम नहीं लेता है। अच्छा ये देखिए, एक और एविडेंस इन महाभारत में पांडवों के प्रतिपक्षी थे दुर्योधन और उसके 99 भाई, ये धृतराष्ट्र के पुत्र थे। इनकी उत्पत्ति के बारे में इस तथाकथित इतिहास में लिखा है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी को गर्भ तो ठहर गया, लेकिन 2 वर्ष तक बच्चा नहीं जन्मा। उसी समय उसे खबर मिली कि उसकी देवरानी कुंती के यहाँ पुत्र जन्मा है। इससे वह चिल्लाई और दुहत्थड़ मारकर अपना पेट पीटने लगी। उससे उसका गर्भपात हो गया। ऋषि व्यास ने उसके पेट से निकले मांसपिंड को धुलवाया। धुलते ही उसके 100 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को उसने घी के 100 घड़े में अलग अलग रखवा दिया। कुछ समय पश्चात उन घड़ों से 100 लड़के निकले। 1 महीने पश्चात एक लड़की निकली। ये 100 लड़के दुर्योधन और उसके भाई थे। देखा आपने, लड़की भी निकली थी, बहन भी थी दुर्योधन की, और 100 भाई था। बताइए, ये सब जो है ये इतिहास है, ये चीज होता है। इन चीजों को ये लोग जो है ये बता रहे थे कि ये इतिहास ग्रंथ है। इनकी गप्पे आप पढ़ना शुरू करें, जब ये एक दो चीजें दिखाकर बताते हैं कि ये इतिहास है जी, ये मैच कर रही है जी, ये चीज थी, तो भाई साहब उनकी गप्पे भी उठा के चेक कर लो। जब इतिहास सर है तो सारी चीजें सही निकलनी चाहिए। जी सर जी, रिलेश आजाद। इसी को तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसेस कहते हैं कि हमारे महाभारत में ये टेस्ट ट्यूब बेबी उस टाइम हुआ करते थे। देखिए इनकी टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी क्या थी। जो लोगों को ऐसा लगता है यार टुन्नी भाई अगर हैं तो देख लीजिए कि आपकी टेस्ट ट्यूब ऐसी प्रोसीजर है क्या। आप एक बार गूगल करके पढ़ लीजिए, अगर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है नहीं पता तो आप एक बार गूगल जरूर कर लीजिए, देख लीजिए और इसमें क्या लिखा है वो देख लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए क्या प्रोसीजर रहती है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, अच्छा इसमें देखिए 2 वर्ष तक बच्चा नहीं जन्मा, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक औरत के अंदर 2 साल तक बच्चा ना जन्मे, आप पेट को पीटने लगे तो उसमें से एक मांस का पिंड निकल जाए हैं। फिर उस मांस पिंड को धुलवाया जी, बताइए धुलवाया, धुलते हुए उसके 100 टुकड़े हो गए। उन टुकड़ों को उसने घी के 100 घड़ों में अलग अलग रखवा दिया। इनको केमिकल के नाम पर घी पता थी बस। उस समय केरोसिन और ये पेट्रोलियम की कोई चीज तो थी नहीं। ये लोग टेम्परेचर भी नहीं जानते थे कि टेम्परेचर कम या अधिक होना, उस पे भी इनका कुछ नहीं था। बस एक लिक्विड जानते थे, घी। अच्छा, दूध की बात ये नहीं करते थे। घी क्योंकि दूध तो कुछ दिन में खराब हो जाता है, फट जाता है, दही भी खराब हो जाती है, फट जाती है। घी ही एकमात्र ऐसी है जो नेचुरल रूम टेम्परेचर पर कुछ समय तक रहती है। तो ये लोग हर जगह घी को ही डाल देते थे। जहां पे भी थोड़ा सा समय ज्यादा लगना होता था वहां बोल देते थे कि भाई घी डाल दिया जी। यही इनका एकमात्र केमिकल था। इनको पता ही नहीं है, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, बेवकूफ सब। और सर वैसे भी इनको ये भी नहीं पता टेस्ट ट्यूब बेबी अभी ये लोग समझते भी नहीं है भाई। टेस्ट ट्यूब बेबी जो कर होता भी है उसकी प्रोसीजर भी तो देखिए। इस इंसान का स्पर्म लिया जाता है और उसके बाद फिर मादा का जो एग लिया जाता है, उन दोनों हाँ, को एग लिया जाता है आर्टिफिशियली। हाँ, आर्टिफिशियली उसका हाँ निषेचन होता है। हाँ। हाँ उसका निषेचन होता है, उसके बाद माँ के गर्भाशय में डाला जाता है उसको, और ये तो घड़ों में ही पैदा करवा दिए। और घी डाल उनके के, घी स्पर्म में जो डाल है के। गधे, कुत्ते और आसमान में उड़ने वाले पंछी जो है वो कैरी करते थे, उनमें झगड़े होते थे। जी इनको जी। पता नहीं कौन सी लैंगिक बीमारी होती हुआ करती थी, और उसके बाद जब बच्चा पैदा करने के बाद आती थी तब ये मांस के टुकड़े गिरे जा रहे हैं, उसमें से ये गड्ढे में डाल रहे हैं। तो इतनी मतलब वाहियात बातें। और इनको बर्थ कैसा होता है, इंसानी जन्म कैसा होता है,
इंसानी जन्म से पहले इंटरकोर्स कैसा होता है, सेक्स कैसा होता है, अगर इतनी बेसिक बुनियादी बातें इनको अगर पता नहीं है तो ये कितनी फालतू की गप्पेबाजी है। और चलो मान जी, भी लिया जी। कि महाभारत की लड़ाई इतनी पुरानी अगर हो चुकी होती सर, तो क्या इनको पाषाण युग, इनको ताम्र युग, इनको लोह युग के बारे में पता नहीं? लोह युग और ताम्र युग 9वें और 7वें शतक से, इसके पहले तो तलवारें बन नहीं सकती, धनुष बाण और जी। बाण जो थे उनके, तो इसके आगे की टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो बंदूक हथियार तो नहीं थे इनके पास। ये ऐसे ही मारने भाले तलवार लेके कुल्हाड़ी लेके आते घूमते थे। तो लोह युग पाषाण युग ये बुद्ध के बाद का युग बताया गया है 7वें शतक और 9वीं शताब्दी में। तब तक तो इंसान सिर्फ पत्थर को नुकीला घिस घिस कर करता था और उसके हथियार कुछ बनाता था। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इनको खुद की टाइमलाइन नहीं पती। इतनी बेशर्मी वाली और इतनी वाहियात बात मैंने तो कभी आज तक सुनी नहीं थी, लेकिन जब मैं सोचता हूँ तो अपने धर्म ग्रंथों में पाता हूँ। जी सर। जी, जी। इसमें बहुत सारी बातें हैं। अभी तो मैंने सिर्फ़ एक छोटा-सा पोर्शन कवर किया है क्योंकि हम लोगों को ऐसा हमने सोचा था कि 1 डेढ़ घंटे में जितना कवर हो पाएगा उतना कर लेंगे। इसी के साथ मैं आज सेशन क्लोज़ करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ फिर से द रियलिस्ट आज़ाद को। आप इसी तरह से काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जी, थैंक यू। जी, जी सर, धन्यवाद तो हम आपको देते हैं, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और सर आशा करते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही आते रहें हमारे चैनल पे भी।